नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव पे। मित्रों, आप सुन रहे हैं अय्यारी तिलिस्म रहस्य रोमांच से भरी हुई अद्भुत प्रेम गाथा चंद्रकांता का 7वां भाग, जो आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल रूप में, जैसा कि देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा था, प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसी के साथ शुरू होता है चंद्रकांता पुस्तक का 4था भाग, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चंद्रकांता पुस्तक के 4 भाग थे। पहला बयान। वनकन्या को यकायक जमीन से निकल पैर पकड़ते देख कुंवर वीरेंद्र सिंह एकदम घबरा उठे। देर तक सोचते रहे कि यह क्या मामला है, यहाँ वनकन्या क्यों कर आ पहुंची, और यह योगी जी कौन हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। आखिर बहुत देर तक चुप रहने के बाद कुमार ने योगी से कहा, मैं इस वनकन्या को जानता हूँ। इसने मेरे साथ बड़ा भारी उपकार किया है और मैं इससे बहुत कुछ वादा भी कर चुका हूँ, लेकिन यह वादा मेरे बिना कुमारी चंद्रकांता के मिले पूरा नहीं हो सकता। देखिए, इस चिट्ठी में जो आपने दी है क्या शर्त है। खुद इन्होंने लिखा है कि मुझसे और कुमारी चंद्रकांता से एक ही दिन शादी हो, और इस बात को मैंने मंजूर किया है। पर जब कुमारी चंद्रकांता ही इस दुनिया से चली गई, तब मैं किसी से ब्याह नहीं कर सकता। इकरार दोनों के एक साथ ही शादी करने का है। योगी वनकन्या की तरफ देखकर, क्यों रे, क्या तू मुझे झूठा बनाना चाहती है। वनकन्या हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको झूठा कैसे बना सकती हूँ। आप इनसे यह पूछें कि इन्होंने कैसे मालूम किया कि चंद्रकांता मर गई। कुमार कुछ चौंकने के साथ, क्या कुमारी जीती है। योगी, जो मैं पूछता हूँ पहले उसका तो जवाब दे लो। कुमार, पहले जब इस खो में आया था तब इस जगह मैंने कुमारी चंद्रकांता और चपला को देखा था, बल्कि बातचीत भी की थी। आज उन दोनों की जगह इन 2 लाशों को देखने से मालूम हुआ कि ये दोनों, इतना कहकर के उनका गला भराया। योगी तेगी सिंह की तरफ देखकर, क्या तुम्हारी अक्ल भी चढ़ने चली गई। इन दोनों लाशों को देख इतना ना पहचान सके कि मर्दों की लाशें हैं या औरतों की। इनकी लंबाई और बनावट पर भी कुछ ख्याल ना किया। तेज सिंह घबराकर तथा दोनों लाशों की तरफ देख के शर्माकर, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने इन दोनों लाशों पर गौर नहीं किया। कुमार के साथ मैं भी घबरा गया। हकीकत यह है कि ये दोनों लाशें मर्दों की हैं, औरतों की नहीं। योगी, अय्यारों से ऐसी भूल का होना कितने शर्म की बात है। इसी जरा सी भूल में कुमार की जान जा चुकी थी। उंगली से इशारा करके, देखो उस तरफ, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में। इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि तुम इस तहखाने का हाल जानते हो, अपने उस्ताद से सुन चुके हो। तेज सिंह ने उस तरफ देखा, साथ ही टकटकी बंद गई। कुमार भी उसी तरफ देखने लगे। देवी सिंह और जोशी जी की निगाह भी उधर पड़ी। यकायक तेज सिंह घबराकर बोल उठे, ओ, यह क्या हो गया। तेज सिंह के इतना कहने से और भी सबों का ख्याल उसी तरफ चला गया। कुछ देर बाद योगी जी से और बातचीत करने के लिए तेज सिंह उनकी तरफ घूमे, मगर उनको ना पाया। वनकन्या भी दिखाई ना पड़ी, बल्कि यह भी मालूम ना हुआ कि वे दोनों किस राह से आए थे और कब चले गए। जब तक वनकन्या और योगी जी यहाँ थे, उनके आने का रास्ता भी खुला हुआ था। दीवार में दरार मालूम पड़ती थी, जमीन फटी हुई दिखाई देती थी, मगर अब कहीं कुछ न था। दूसरा बयान। आखिर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, मुझे अभी तक यह न मालूम हुआ कि योगी जी ने उंगली के इशारे से तुम्हें क्या दिखाया, और इतनी देर तक तुम्हारा ध्यान कहाँ अटका रहा। तुम क्या देखते रहे, और अब वे दोनों कहाँ गायब हो गए। तेज सिंह, क्या बतावें कि वे दोनों कहाँ चले गए। कुछ खुलासा हाल उनसे ना मिल सका। अब बहुत कुछ तरद्दुद करना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह, आखिर तुम उस तरफ देखने क्या लग गए थे। तेज सिंह, हम क्या देखते थे, इस हाल के कहने में बड़ी देर लगेगी, और अब यहाँ इन मुर्दों की बदबू से रुका नहीं जाता। इन्हें इसी जगह छोड़ इस तिलिस्म के बाहर चलिए, वहाँ जो कुछ हाल मैं कहूँगा। मगर वहाँ यहाँ से चलने के पहले उसे देख लीजिए जिसे इतनी देर तक मैं ताज्जुब से देख रहा था। वह दोनों पहाड़ियों के बीच में जो दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आ रहा है, सो पहले बंद था। यही ताज्जुब की बात है। अब चलिए, हम लोगों को कल फिर यहाँ लौटना पड़ेगा। यह तिलिस्म ऐसे राह पर बना हुआ है कि अंदर अंदर यहाँ तक आने में लगभग 5 कोस का फासला मालूम पड़ता है, और बाहर की राह से अगर इस तहखाने तक आवें तो 15 कोस चलना पड़ेगा। कुमार, खैर यहाँ से चलो, मगर इस हाल को खुलासा सुने बिना तबीयत घबरा रही है।
जिस तरह चारों आदमी तिलिस्म की राह से यहाँ तक पहुँचे थे उसी तरह तिलिस्म के बाहर हुए। आज इन लोगों को बाहर आने तक आधी रात बीत गई। इनके लश्कर वाले घबरा रहे थे कि पहले तो ये लोग पहर दिन बाकी रहते बाहर निकल आते थे, आज देर क्यों हुई। जब ये लोग अपने खेमे में पहुँचे तो सभी का जी ठिकाने हुआ। तेज सिंह ने कुमार से कहा, इस वक्त आप सो रहें, कल आपसे जो कुछ कहना है कहूँगा। तीसरा बयान। यह तो मालूम हुआ कि कुमारी चंद्रकांता जीती है, मगर कहाँ है और उस खो में से क्यों कर निकल गई, वन कन्या कौन है, योगी जी कहाँ से आए, तेज सिंह को उन्होंने क्या दिखाया, इत्यादि इन सब बातों को सोचते और ख्याल दौड़ाते कुमार ने सुबह कर दी। एक घड़ी भी नींद न आई। अभी सवेरा नहीं हुआ था कि पलंग से उठकर जल्दी के मारे खुद तेज सिंह के डेरे में गए। वे अभी तक सोए हुए थे, उन्हें जगाया। तेज सिंह ने उठकर कुमार को सलाम किया। जी में तो समझ ही गए थे कि वही हाल पूछने के लिए कुमार बेताब हैं और इसी से उन्होंने आकर मुझे इतनी जल्दी उठाया है, मगर फिर भी पूछा, कहिए क्या है जो इतने सवेरे आप उठे हैं। कुमार, रात भर नींद नहीं आई, अब जो कुछ कहना है जल्दी कहो, जी बेचैन है। तेज सिंह, अच्छा आप बैठ जाइए, मैं कहता हूँ। कुमार बैठ गए और देवी सिंह तथा जोशी जी को भी उसी जगह बुलवा भेजा। जब वे आ गए तेज सिंह ने कहना शुरू किया, यह तो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ कि कुमारी चंद्रकांता को कौन ले गया या वे योगी कौन थे और वनकन्या की मदद क्यों करने लगे, मगर उन्होंने जो कुछ मुझे दिखाया वह इतने ताज्जुब की बात थी कि मैं उसे देखने ही में इतना डूबा कि योगी से कुछ पूछ न सका और वे भी बिना कुछ खुलासा हाल कहे चलते बने। उस दिन पहले पहल जब मैं आपको उस खो में ले गया था, जहाँ का हाल जो मैंने अपने गुरु से सुना था, आपसे कहा था, याद है? कुमार, बखूबी याद है। तेज सिंह, मैंने क्या कहा था? कुमार, तुमने यही कहा था कि उसमें बड़ा भारी खजाना है, मगर उस पर एक छोटा सा तिलिस्म भी बंधा हुआ है जो बहुत सहज में टूट सकेगा, क्योंकि उसके तोड़ने की कुछ तरकीब तुम्हारे उस्ताद तुम्हें बता गए हैं। तेज सिंह, हाँ ठीक है, मैंने यही कहा था। कल उस खो में मैंने आपको एक दरवाज़ा दो पहाड़ियों के बीच में दिखाया था, जिसे योगी ने मुझे इशारे से बताया था। उस दरवाजे को खुला देख मुझे मालूम हो गया कि उस तिलिस्म को किसी ने तोड़ डाला और वहाँ का खजाना ले लिया। उसी वक्त मुझे यह ख्याल आया कि योगी ने उस दरवाजे की तरफ इसलिए इशारा किया कि जिसने तिलिस्म तोड़कर वह खजाना लिया है वही कुमारी चंद्रकांता को भी ले गया होगा। इसी सोच और तरद्दुद में डूबा हुआ मैं एकटक उस दरवाजे की तरफ देखता रह गया और योगी महाराज चलते बने। तेज सिंह की इतनी बात सुनकर बड़ी देर तक कुमार चुप बैठे रहे। बदहवासी सी आ गई। इसके बाद संभल कर बैठे और फिर बोले, कुमार, तो कुमारी चंद्रकांता फिर एक नई बला में फंस गई। तेज सिंह, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। कुमार, तब इसका पता कैसे लगे, अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह, पहले हम लोगों को उस खो में चलना चाहिए, वहाँ चलकर उस तिलिस्म को देखें जिसे तोड़कर दूसरा वह खजाना ले गया है। शायद वहाँ कुछ मिले या उसका कोई निशान पाया जाए। इसके बाद जो कुछ सलाह होगी किया जाएगा। कुमार, अच्छा चलो, मगर इस वक्त एक बात का ख्याल और मेरे जी में आता है। तेज सिंह, वह क्या? कुमार, जब तुम बद्रीनाथ को कैद करने उस खो में गए थे और दरवाज़ा ना खुलने पर वापस आए, उस वक्त भी शायद उस दरवाजे को भीतर से उसी ने बंद कर दिया हो जिसने उस तिलिस्म को तोड़ा है। वह उस वक्त उसके अंदर होगा। तेज सिंह, आपका ख्याल बहुत ठीक है, जरूर यही बात है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि उसी ने शिवदत्त को भी छुड़ाया होगा। कुमार, हो सकता है, मगर जब छूटने पर शिवदत्त ने बेईमानी कर कमर बांधी और मेरे पीछे लश्कर पर धावा मारा, तो क्या उसी ने फिर शिवदत्त को गिरफ्तार करके उस खो में डाल दिया? क्या वह पुर्जा भी उसी का लिखा था जो शिवदत्त के गायब होने के बाद उसके पलंग पर मिला था? तेज सिंह, हो सकता है। कुमार, तो इससे मालूम होता है कि अब हमारा दोस्त भी है, मगर दोस्त है तो कुमारी को क्यों ले गया? तेज सिंह, इसका जवाब देना मुश्किल है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। सिवाय इसके शिवदत्त के छूटने के बाद भी तो आपको उस खो में जाने का मौका पड़ा था और हम लोग भी तो आपको खोजते हुए उस खो में पहुंचे थे। उस वक्त चपला ने तो कहा होता कि इस खो में कोई आया था जिसने शिवदत्त को एक दफ़े छुड़ा के फिर कैद कर दिया। उसने इसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने तो कहा था कि हम शिवदत्त को बराबर इसी खो में देखते हैं। न उसने कोई खौफ की बात बताई। कुमार,
मामला तो बहुत ही पेचीदा मालूम पड़ता है, मगर तुम भी कुछ गलती कर गए। तेज सिंह, मैंने क्या गलती की? कुमार, कल योगी ने दीवार से निकलकर मुझे कूदने से रोका, इसके बाद जमीन पर लात मारी और वहां से जमीन फट गई और वनकन्या निकल आई। तो योगी कोई देवता तो थे नहीं कि लात मार के जमीन फाड़ लेते। जरूर वहां पर जमीन के अंदर कोई तरकीब है। तुम्हें भी मुनासिब था कि उसी तरह लात मारकर देखते कि जमीन फटती है या नहीं। तेज सिंह, यह आपने बहुत ठीक कहा। तो अब क्या करें? कुमार, आज फिर चलो, शायद कुछ काम निकल जाए। अभी खो में जाने की क्या ज़रूरत है? तेज सिंह, चलिए। आज फिर कुमार और तीनों अय्यार उस तिलिस्म में गए। मामूली राह से घूमते हुए उसी दालान में पहुंचे जहां योगी निकले थे। जाकर देखा तो वे दोनों सड़ी और जानवरों की खाई लाशें वहां ना थीं। जमीन धोई धोई साफ मालूम पड़ती थी। थोड़ी देर तक ताज्जुब में भरे ये लोग खड़े रहे। इसके बाद तेज सिंह ने गौर करके उसी जगह जोर से लात मारी जहां योगी ने लात मारी थी। फौरन उस तरह से जमीन फट गई और नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां नजर पड़ीं। खुशी खुशी ये चारों आदमी नीचे उतरे। वहां एक अंधेरी कोठी में घूम घूम कर इन लोगों को कोई दूसरा दरवाज़ा खोजना पड़ा, मगर पता ना लगा। लाचार होकर फिर बाहर निकल आए, लेकिन वह फटी हुई ज़मीन फिर न जुटी, उसी तरह खुली रह गई। तेज सिंह ने कहा, मालूम होता है कि भीतर से बंद करने की कोई तरकीब इसमें है जो हम लोगों को मालूम नहीं। खैर, जो भी हो, काम कुछ न निकला। अब बिना बाहर की राह इस खो में आए कोई मतलब सिद्ध न होगा। चारों आदमी तिलिस्म के बाहर हुए। तेज सिंह ने ताला बंद कर दिया। एक रोज टिक कर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह सेनापति को नायब मुकर्रर करके चुनार भेज देने के बाद नौगढ़ की तरफ कूच किया और वहां पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की। राजा सुरेंद्र सिंह ने इशारे से जीत सिंह। चारों आदमी तिलिस्म को बाहर हुए। तेज सिंह ने ताला बंद कर दिया। यहाँ ताला हम आपको बता दें, जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराने की तरफ जो पत्थर रखकर ताला बंद कर देते थे, वही तिलिस्म का मुंह बंद कर देना या ताला बंद करना था। फिर कोई उसे खोल नहीं सकता था। आगे, एक रोज टिक कर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह सेनापति को नायब मुकर्रर करके चुनार भेज देने के बाद नौगढ़ की तरफ कूच किया और वहां पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की। राजा सुरेंद्र सिंह के इशारे से जीत सिंह ने रात को एकांत में तिलिस्म का हाल कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा। उसके जवाब में जो कुछ ठीक ठाक हाल था, कुमार ने उनसे कहा। जीत सिंह ने उसी जगह तेज सिंह को बुलवाकर कहा, तुम तीनों अय्यार कुमार को लेकर खो में जाओ और उस छोटे तिलिस्म को कुमार के हाथ से फतेह करवाओ, जिसका हाल तुम्हारे उस्ताद ने तुमसे कहा था। जो कुछ हुआ है सब इसी बीच में खुल जाएगा। तिलिस्म फतेह करने के पहले दो काम करो। एक तो थोड़े आदमी साथ ले जाओ और महाराज शिवदत्त को उनकी महारानी समेत यहाँ भिजवा दो। दूसरे, जब खो के अंदर जाना तो उसका दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेना। अब महाराज से मुलाकात करने और कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग इसी वक्त यहाँ से कूच कर जाओ और महारानी के वास्ते एक डोली भी साथ लेवाते जाओ। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तीनों अय्यार और थोड़े से आदमियों को साथ ले खो की तरफ कूच किया। सुबह होते होते ये लोग वहाँ पहुँचे। सिपाहियों को कुछ दूर छोड़ चारों आदमी खो का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। सवेरा हो गया था। तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को खो के बाहर लाकर सिपाहियों के सुपुर्द किया और महाराज शिवदत्त को पैदल और उनकी रानी को डोली पर चढ़ाकर जल्दी नौगढ़ पहुंचाने के लिए ताकीद करके वे फिर खो के अंदर पहुंचे। चौथा बयान। राजा सुरेंद्र सिंह के सिपाहियों ने महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को नौगढ़ पहुंचाया। जीत सिंह की राय से उन दोनों को रहने के लिए एक सुंदर मकान दिया गया और उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई, मगर हिफाजत के लिए मकान के चारों तरफ सख्त पहरा मुकर्रर कर दिया गया। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह आपस में कुछ राय करके पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल, इन चारों कैदी अय्यारों को साथ ले उस मकान में गए जिसमें महाराज शिवदत्त और उनकी महारानी को रखा था। राजा सुरेंद्र सिंह के आने की खबर सुनकर महाराज शिवदत्त अपनी रानी को साथ ले दरवाजे तक इस्तकबाल के लिए आए और मकान में ले जाकर आदर के साथ बैठाया। इसके बाद खुद दोनों आदमी सामने बैठे। हथकड़ी और बेड़ी पहने चारों अय्यार भी एक तरफ बैठाए गए। महाराज शिवदत्त ने पूछा, इस वक्त आपने किस लिए तकलीफ की? राजा सुरेंद्र सिंह ने इसके जवाब में कहा, आज तक आपके जी में जो कुछ आया किया। क्रूर सिंह के बहकाने से हम लोगों को तकलीफ देने के लिए बहुत कुछ उपाय किया, धोखा दिया, लड़ाई ठानी, मगर अभी तक परमेश्वर ने हम लोगों की रक्षा की। क्रूर सिंह, नाजिम और अहमद भी अपनी सज़ा को पहुंच गए और हम लोगों की बुराई सोचते सोचते मारे गए।
अब आपका क्या इरादा है? इसी तरह कैद में पड़े रहना मंजूर है या कुछ और सोचा है? महाराज शिवदत्त ने कहा, आपकी और कुंवर वीरेंद्र सिंह की बहादुरी में कोई शक नहीं। जहाँ तक तारीफ की जाए थोड़ी है। परमेश्वर आपको खुश रखे और पोते का सुख दिखलावे। उसे गोद में लेकर आप खिलावें। और मैंने जो कुछ किया आप माफ़ करें। मुझे राज्य की अब बिल्कुल अभिलाषा नहीं है। चुनार को आपने जिस तरह फतेह किया और वहाँ जो कुछ हुआ मुझे सब मालूम है। मैं अब सिर्फ एक बात चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए तथा अपनी जवामर्दी और बहादुरी की तरफ ख्याल करके मेरी इच्छा पूरी कीजिए। इतना कहकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। राजा सुरेंद्र सिंह, तो जो कुछ आपके जी में हो कहिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसे पूरा करूँगा। शिवदत्त, जो कुछ मैं चाहता हूँ आप सुन लीजिए। मेरे आगे कोई लड़का नहीं है जिसकी मुझे फिक्र हो। हाँ, चुनार के किले में मेरे रिश्तेदारों की कई बेवाएं हैं जिनकी परवरिश मेरे ही सबब से होती थी। उनके लिए आप कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें जिससे उन बेचारियों की ज़िंदगी आराम से गुजरे। और भी रिश्ते के कई आदमी हैं, लेकिन मैं उनके लिए सिफारिश न करूँगा, बल्कि उनका नाम भी ना बतलाऊँगा, क्योंकि वे मर्द हैं, हर तरह से कमा खा सकते हैं। और हमको अब आप कैद से छुट्टी दीजिए। अपनी स्त्री को साथ ले जंगल में चला जाऊँगा। किसी जगह बैठकर ईश्वर का नाम लूँगा। अब वह मुंह दिखाना नहीं चाहता, बस और कोई आरजू नहीं है। सुरेंद्र सिंह, आपके रिश्ते की जितनी औरतें चुनार में हैं सबों को अच्छी तरह से परवरिश होगी। उसके लिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मगर आपको छोड़ देने में कई बातों का ख्याल है। शिवदत्त, कुछ नहीं। जनेऊ हाथ में लेकर, मैं धर्म की कसम खाता हूँ, अब मेरे जी में किसी तरह की बुराई नहीं है। कभी आपकी बुराई ना सोचूंगा। सुरेंद्र सिंह, अभी आपकी उम्र भी इस लायक नहीं हुई कि आप तपस्या करें। शिवदत्त, जो हो, अगर आप बहादुर हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। सुरेंद्र सिंह, आपकी कसम का तो मुझे कोई भरोसा नहीं, मगर आप जो यह कहते हैं कि आप बहादुर हैं, मुझे छोड़ दें तो मैं छोड़ देता हूँ। जहाँ जी चाहिए जाइए, और जो कुछ आपको खर्च के लिए चाहिए ले लीजिए। शिवदत्त, मुझे खर्च की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि रानी के बदन पर जो कुछ जेवर हैं वह भी उतार के दिए देता हूँ। यह कहकर रानी की तरफ देखा। उस बेचारी ने फौरन अपने बदन के बिल्कुल गहने उतार दिए। सुरेंद्र सिंह, रानी के बदन से गहने उतरवा दिए, यह अच्छा नहीं किया। शिवदत्त, जब हम लोग जंगल में ही रहना चाहते हैं तो यह हत्या क्यों लिए जाएं? क्या चोरों और डकैतों के हाथों से तकलीफ उठाने के लिए और रात भर सुख की नींद न सोने के लिए? सुरेंद्र सिंह उदासी से, देखो शिवदत्त सिंह, तुम हाल ही तक चुनार की गद्दी के मालिक थे। आज तुम्हारा इस तरह से जाना मुझे बुरा मालूम होता है। चाहे तुम हमारे दुश्मन थे तो भी मुझको इस बेचारी तुम्हारी रानी पर दया आती है। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, चाहे जहाँ जाओ, मगर एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि अगर तुम यहाँ रहना कबूल करो तो मेरे राज्य का काम जो चाहो मैं खुशी से तुमको दूँ। तुम यहीं रहो। शिवदत्त, नहीं, अब यहाँ ना रहूँगा, मुझे छुट्टी दीजिए। इस मकान के चारों तरफ से पहरा हटा लीजिए। रात को जब मेरा जी चाहेगा चला जाऊँगा। सुरेंद्र सिंह, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज शिवदत्त के चारों अय्यार चुपचाप बैठे सब बातें सुन रहे थे। बात खत्म होने पर दोनों राजाओं के चुप हो जाने के बाद महाराज शिवदत्त की तरफ देखकर पंडित बद्रीनाथ ने कहा, अब तपस्या करने जाते हैं। हम लोगों के लिए क्या हुक्म होता है? शिवदत्त, जो तुम लोगों के जी में आवे करो, जहाँ चाहो जाओ। हमने अपनी तरफ से तुम लोगों को छुट्टी दे दी, बल्कि अच्छी बात हो कि तुम लोग कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ रहना पसंद करो, क्योंकि ऐसा बहादुर और धार्मिक राजा तुम लोगों को फिर ना मिलेगा। बद्रीनाथ, ईश्वर आपको कुशल से रखे। आज से हम लोग कुंवर वीरेंद्र सिंह के हुए। आप अपने हाथों से हम लोगों की बेड़ी और हथकड़ी खोल दीजिए। महाराज शिवदत्त ने अपने हाथ से चारों अय्यारों की हथकड़ी बेड़ी खोल दी। राजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने कुछ भी ना कहा कि आप इनकी बेड़ी क्यों खोलते हैं। हथकड़ी बेड़ी खुलने के बाद चारों अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के पीछे जा खड़े हुए। जीत सिंह ने कहा, अभी एक दफ़े आप लोग चारों अय्यार मेरे सामने आइए और फिर वहां जाकर खड़े होइए। पहले अपनी मामूली रस्म तो अदा कर लीजिए। मुस्कुराते हुए पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल जीत सिंह के सामने आए और बिना कुछ कहे जनेऊ और अय्यारी का बटुआ हाथ में लेकर कसम खाकर बोले, आज से मैं राजा सुरेंद्र सिंह और उनके खानदान का नौकर हुआ। ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करूँगा। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी को अपना भाई समझूंगा।
बस अब तो रस्म पूरी हो गई, बस और कुछ बाकी नहीं। इतना कहकर जीत सिंह ने चारों को गले से लगा लिया। फिर ये चारों अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के पीछे जा खड़े हुए। राजा सुरेंद्र सिंह ने महाराज शिवदत्त से कहा, अच्छा अब मैं विदा होता हूँ, पहरा अभी उठवाता जाता हूँ। रात को जब जी चाहे चले जाना। आओ गले तो मिल लो। शिवदत्त हाथ जोड़कर, नहीं मैं इस लायक नहीं रहा कि आपसे गले मिलूं। नहीं, जरूर ऐसा करना होगा, कहकर सुरेंद्र सिंह ने शिवदत्त को जबरदस्ती गले लगा लिया और उदास मुख वहां से विदा हो अपने महल की तरफ रवाना हुए। मकान के चारों तरफ से पहरा उठाते गए। जीत सिंह, बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को साथ लिए राजा सुरेंद्र सिंह अपने दीवान खाने में जाकर बैठे। घंटों तक महाराज शिवदत्त के बारे में अफसोस भरी बातचीत होती रही। मौका पाकर जीत सिंह ने अर्ज किया, अब तो हमारे दरबार में और 4 अय्यार हो गए हैं, जिसकी बहुत खुशी है। अगर ताबेदार को 15 दिन की छुट्टी मिल जाती तो अच्छी बात थी। यहाँ से दूर बिरादरी में कुछ काम है, जहाँ जाना जरूरी है। सुरेंद्र सिंह, इधर 1-1, 2-2 रोज की कई दफ़े तुम छुट्टी ले चुके हो। जीत सिंह, जी हाँ, घर ही में कुछ काम था, मगर अब की तो दूर जाना है, इसलिए 15 दिन की छुट्टी मांगता हूँ। मेरी जगह पर पंडित बद्रीनाथ काम करेंगे, किसी बात का हर्ज ना होगा। सुरेंद्र सिंह, अच्छा जाओ, लेकिन जहाँ तक हो सके जल्दी आना। राजा सुरेंद्र सिंह से विदा हो जीत सिंह अपने घर गए और बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को भी कुछ समझाने बुझाने के लिए साथ लेते गए। 5वां बयान। कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों के साथ खो के अंदर घूमने लगे। तेज सिंह ने इधर उधर के कई निशानों को देखकर कुमार से कहा, बेशक यहाँ का छोटा तिलिस्म तोड़कर कोई खजाना ले गया, जरूर कुमारी चंद्रकांता को भी उसी ने कैद किया होगा। मैंने अपने उस्ताद को भी जुबानी सुना था कि इस खो में कई इमारतें और बाग देखने लायक बल्कि रहने लायक हैं। शायद वह चोर इन्हीं में से कहीं मिल जाए तो ताज्जुब नहीं। कुमार, तब जहाँ तक हो सके काम में जल्दी करनी चाहिए। तेज सिंह, बस हमारे साथ चलिए, अभी से काम शुरू हो जाए। यह कहकर तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को उस पहाड़ी के नीचे ले गए जहाँ से पानी का चश्मा शुरू होता था। उस चश्मे से उत्तर 40 हाथ नाप कर कुछ जमीन खोदी। कुमार से तेज सिंह ने कहा था कि इस छोटे तिलिस्म के तोड़ने और खजाना पाने की तरकीब किसी धातु के पत्र पर खुदी हुई यहीं जमीन में गड़ी है, मगर इस वक्त वहां खोदने से इसका कुछ पता ना लगा। हाँ, एक चिट्ठी उसमें से जरूर मिली जिसको कुमार ने निकालकर पढ़ा। यह लिखा था, अब क्या खोदते हो, यहाँ तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है, जो था सो निकल गया, तिलिस्म टूट गया, अब हाथ मल के पछताओ। तेज सिंह कुमार की तरफ देखकर, देखिए यह पूरा सबूत तिलिस्म टूटने का मिल गया। कुमार, जब तिलिस्म टूट ही चुका है तो उसके हर एक दरवाजे खुले होंगे। हाँ, जरूर खुले होंगे। यह कह के तेज सिंह पहाड़ियों पर चढ़ाते घुमाते फिराते कुमार को एक गुफा के पास ले गए, जिसमें सिर्फ एक आदमी के जाने लायक राह थी। तेज सिंह के कहने से एक एक करके चारों आदमी उस गुफा में घुसे। भीतर कुछ दूर जाकर खुलासी जगह मिली, जहाँ तक कि चारों आदमी खड़े होकर चलने लगे, मगर टटोलते हुए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, हाथ तक नहीं दिखाई देता था। चलते चलते कुंवर वीरेंद्र सिंह का हाथ एक बंद दरवाजे पर लगा, जो धक्का देने से खुल गया और भीतर बखूबी रोशनी मालूम होने लगी। चारों आदमी अंदर गए। छोटा सा बाग देखा जो चारों तरफ से साफ, कहीं तिनके तक का नामो निशान नहीं। मालूम होता था कि अभी कोई झाड़ू देकर गया है। इस बाग में कोई इमारत न थी, सिर्फ एक फौहारा बीच में था, मगर यह नहीं मालूम होता था कि इसका हौज कहाँ है। बाग में घूमने और इधर उधर देखने से मालूम हुआ कि ये लोग पहाड़ी के ऊपर चले आए। जब फौहारे के पास पहुँचे तो एक बात ताज्जुब की दिखाई पड़ी। उसी जगह जमीन पर जनानी हाथ का कंगन जोड़ा नजर पड़ा, जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि कुमारी चंद्रकांता के हाथ का है। झट उठा लिया, आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तेज सिंह ने पूछा, यह कंगन यहाँ क्यों कर आया, इसके बारे में क्या ख्याल किया जाए। तेज सिंह इसका कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि जल्दी उनकी निगाह एक कागज पर जा पड़ी, जो उसी जगह रद्दी की तरह मोड़ा हुआ पड़ा था। जल्दी से उसे उठा लिया और खोलकर पढ़ा। यह लिखा था, बड़ी होशियारी से जाना, अय्यार लोग पीछा करेंगे, ऐसा ना हो कि पता लग जाए, नहीं तो तुम्हारा और कुमार दोनों ही का बड़ा भारी नुकसान होगा। अगर मौका मिला तो
कल आऊँगा। वही। इस पुर्जे को पढ़कर तेज सिंह किसी सोच में पड़ गए। देर तक चुपचाप खड़े न जाने क्या विचार करते रहे। आखिर कुमार से ना रहा गया। पूछा, क्यों, क्या सोच रहे हो? इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तेज सिंह ने वह चिट्ठी कुमार के हाथ में दे दी। वे भी पढ़कर हैरान हो गए और बोले, इसमें जो कुछ लिखा है उस पर गौर करने से तो मालूम होता है कि हमारे और वनकन्या के मामले में ही कुछ है, मगर किसने लिखा यह पता नहीं लगता। तेज सिंह, आपका कहना ठीक है, पर मैं एक बात और सोच रहा हूँ जो इससे भी ताज्जुब की है। कुमार, वह क्या? तेज सिंह, इन हरफों को मैं कुछ कुछ पहचानता हूँ, मगर साफ समझ में नहीं आता क्योंकि लिखने वाले ने अपना हर्फ छिपाने के लिए कुछ बिगाड़ कर लिखा है। कुमार, खैर इस चीटी को रख छोड़ो, कभी ना कभी कुछ पता लग जाएगा। अब आगे का काम करो। फिर ये लोग घूमने लगे। बाग के कोने में इन लोगों को छोटी छोटी 4 खिड़कियां नजर आईं जो एक के साथ एक बराबर सटी हुई थीं। पहले चारों आदमी बाईं तरफ वाली खिड़की में घुसे। थोड़ी दूर जाकर एक दरवाज़ा मिला जिसके आगे जाने की बिल्कुल राह ना थी क्योंकि नीचे बेढप खतरनाक पहाड़ी दिखाई पड़ती थी। इधर उधर देखने और खूब गौर करने से मालूम हुआ कि यह वही दरवाज़ा है जिसको इशारे से उस योगी ने तेज सिंह को दिखाया था। इस जगह से वह दालान बहुत साफ दिखाई देता था जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला बहुत दिनों तक बेबस पड़ी थीं। ये लोग वापस होकर फिर उसी बाग में चले आए और उसके बगल वाली दूसरी खिड़की में घुसे जो बहुत अंधेरी थी। कुछ दूर जाने पर उजाला नजर पड़ा, बल्कि हद तक पहुंचने पर एक बड़ा सा खुला फाटक मिला जिसके बाहर होकर ये चारों आदमी खड़े हो चारों ओर निगाह दौड़ाने लगे। लंबे चौड़े मैदान के सिवाय और कुछ नजर न आया। तेज सिंह ने चाहा कि घूमकर उस मैदान का हाल मालूम करें, मगर कई सबबों से ऐसा न कर सके। एक तो धूप बहुत कड़ी थी, दूसरे कुमार ने घूमने की राय ना दी। कहा, फिर जब मौका होगा इसको देख लेंगे। इस वक्त तीसरी और चौथी खिड़की में चलकर देखना चाहिए कि क्या है। चारों आदमी लौट आए और तीसरी खिड़की में घुसे। एक बाग में पहुंचते ही देखा कि वनकन्या कई सखियों को लिए घूम रही है, लेकिन कुंवर वीरेंद्र सिंह वगैरह को देखते ही तेजी के साथ बाग के एक कोने में जाकर गायब हो गई। चारों आदमियों ने उनका पीछा किया और घूम घूम कर तलाश भी किया, मगर कहीं कुछ पता न लगा। हाँ, जिस कोने में जाकर वे सब गायब हुई थी वहां जाने पर एक बंद दरवाज़ा जरूर देखा जिसके खोलने की बहुत तरकीब की मगर न खुला। उस बाग के एक तरफ छोटी सी बारादरी थी। लाचार होकर अय्यारों के साथ कुंवर वीरेंद्र सिंह उस बारादरी में एक और बैठकर सोचने लगे, यह वनकन्या यहाँ कैसे आई? क्या उसके रहने का यही ठिकाना है? फिर हम लोगों को देखकर भाग क्यों गई? क्या अभी हमसे मिलना उसे मंजूर नहीं है? इन सब बातों को सोचते सोचते शाम हो गई, मगर किसी की अक्ल ने कुछ काम न दिया। इस बाग में मेवों के दरख्त बहुत थे और एक छोटा सा चश्मा भी था। चारों आदमियों ने मेवों से अपना अपना पेट भरा और चश्मे का पानी पीकर उसी बारादरी में ज़मीन पर लेट गए। यह राय ठहरी कि रात को इसी बारादरी में गुजारा करेंगे, सवेरे जो कुछ होगा देखा जाएगा। देवी सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकालकर चिराग जलाया। उसके बाद बैठकर आपस में बातें करने लगे। कुमार, चंद्रकांता की मोहब्बत में हमारी दुर्गति हो गई, तिस पर भी अभी तक कोई उम्मीद मालूम नहीं पड़ती। तेज सिंह, कुमारी सही सलामत हैं और आपको मिलेंगी ही, इसमें कोई शक नहीं। जितनी मेहनत पर जो चीज़ मिलती है उसके साथ उतनी ही बड़ी खुशी में ज़िंदगी बीतती है। कुमार, तुमने चपला के लिए कौन सी तकलीफ़ उठाई? तेज सिंह, तो चपला ही ने मेरे लिए कौन सा दुख भोगा, जो कुछ किया कुमारी चंद्रकांता के लिए। जोशी, क्यों तेज सिंह, क्या यह चपला तुम्हारी ही जात की है? तेज सिंह, इसका हाल तो कुछ मालूम नहीं कि वह कौन जात है, लेकिन जब मोहब्बत हो गई तो फिर चाहे कोई जात हो। जोशी जी, लेकिन क्या उसका कोई वली वारिस भी नहीं है? अगर तुम्हारी जात की ना हुई तो उसके माँ बाप सब कबूल करेंगे। तेज सिंह, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसको मार डालूंगा और अपनी भी जान दे दूंगा। कुमार, कुछ इनाम दो तो हम चपला का हाल तुम्हें बता दें। तेज सिंह, इनाम में हम चपला ही को आपके हवाले कर देंगे। कुमार, खूब याद रखना, चपला फिर हमारी हो जाएगी। तेज सिंह, जी हाँ, आपकी हो जाएगी। कुमार, चपला हमारे ही जात की है,
इसका बाप बड़ा भारी जमींदार और पूरा अय्यार था। इसको 7 दिन की छोड़ के इसकी माँ मर गई। इसके बाप ने इसे पाला और अय्यारी सिखाई। अब कुछ ही वर्ष गुजरे हैं कि इसका बाप भी मर गया। महाराज जयसिंह उसको बहुत मानते थे। उसने इनके बड़े बड़े काम किए थे। मरने के वक्त अपनी बिल्कुल जमा पूंजी और चपला को महाराज के सुपुर्द कर गया, क्योंकि उसका और कोई वारिस नहीं था। महाराज जयसिंह भी इसको अपनी लड़की की तरह मानते हैं और महारानी भी इसे बहुत ही चाहती हैं। कुमारी चंद्रकांता का और इसका लड़कपन ही से साथ होने के सबब दोनों में बड़ी मोहब्बत है। तेज सिंह, आज तो आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई। बहुत दिनों से इसका खुटका लगा हुआ था, पर कई बातों को सोचकर आपसे पूछा नहीं। भला यह बातें आपको मालूम कैसे हुईं? कुमार, खास चंद्रकांता की जुबानी। तेज सिंह, तब तो बहुत ठीक है। तमाम रात बातचीत में गुजर गई। किसी को नींद ना आई। सवेरे ही उठकर जरूरी कामों से छुट्टी पा उसी चश्मे में नहाकर संध्या पूजन किया और कुछ मेवा खा जिस राह से उस बाग में गए थे उसी राह से लौट आए और चौथी खिड़की के अंदर क्या है ये देखने के लिए उसमें घुसे। उसमें भी जाकर एक हरा भरा भाग देखा जिसे देखते ही कुमार चौंक पड़े। 6वां बयान। तेज सिंह ने कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा, आप इस बाग को देखकर चौंके क्यों? इसमें कौन सी अद्भुत चीज़ आपको नज़र पड़ी? कुमार, मैं इस बाग को पहचान गया। तेज सिंह ताज्जुब से, आपने इसको कब देखा था? कुमार, यह वही बाग है जिसमें मैं लश्कर से लाया गया था। इसी में मेरी आंखें खुली थीं। इसी में जब मेरी आंख खुली तो कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी और इसी बाग में खाना भी मिला था जिसे खाते ही मैं बेहोश कर दूसरे बाग में पहुंचाया गया था। वह देखो सामने वह छोटा सा तालाब है जिसमें मैंने स्नान किया था। दोनों तरफ 2 जामुन के पेड़ कैसे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। तेज सिंह, हम लोग भी इस बाग की सैर कर लेते तो बेहतर था। कुमार, चलो घूमें। मैं ख्याल करता हूँ कि उस कमरे का दरवाज़ा भी खुला होगा जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी। चारों आदमी उस बाग में घूमने लगे। तीसरे हिस्से में इस बाग की पूरी कैफियत लिखी जा चुकी है। दोहरा के लिखना पढ़ने वालों का समय खराब करना है। कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जो चीज़ पहले कुमार ने देखी थी आज भी नज़र पड़ी। सफाई भी अच्छी थी। किसी जगह गर्द या कतवार का नाम निशान ना था। पहली दफ़े जब कुमार इस बाग में आए थे तब इनकी दूसरी हालत थी। ताज्जुब में भरे हुए थे। तबीयत घबरा रही थी। कई बातों का सोच घेरे हुए था, इसलिए इस बाग की सैर पूरी तौर से नहीं कर सके थे। पर आज अपने अय्यारों के साथ हैं। किसी बात की फिक्र नहीं, बल्कि बहुत से अरमानों के पूरा होने की उम्मीद बन रही है। खुशी खुशी अय्यारों के साथ घूमने लगे। आज इस बाग की कोई कोठड़ी, कोई कमरा, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। सब जगहों को देखते, अपने अय्यारों को दिखाते और मौके पर यह भी कहते जाते हैं, इस जगह हम बैठे थे, इस जगह भोजन किया था, इस जगह सो गए थे कि दूसरे बाग में पहुँचे। तेज सिंह ने पूछा, दोपहर को भोजन करके सो रहने के बाद जिस कमरे में पहुँचे थे जरूर उस बाग का रास्ता भी कहीं इस बाग में से ही होगा। अच्छी तरह घूम के खोजना चाहिए। कुमार, मैं भी यही चाहता हूँ। देवी सिंह कुमार से, पहले दफ़े जब इस बाग में आप आए थे तो खूब खातिर की गई थी। नहाकर पहनने के लिए कपड़े मिले थे। पूजा पाठ का सामान दुरुस्त था। भोजन करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थीं। पर आज तो कोई बात भी नहीं पूछता, यह क्या? कुमार, यह तुम लोगों के कदमों की बरकत है। घूमते घूमते एक दरवाज़ा उन लोगों को मिला जिसे खोल के ये लोग दूसरे बाग में पहुँचे। कुमार ने कहा, बेशक यह वही बाग है जिसमें दूसरी दफ़े मेरी आँख खुली थी और जहाँ कई औरतों ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ताज्जुब है, आज किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती। वारे चित्रनगर, पहले तो कुछ और था और आज कुछ और ही है। चलो इस बाग में चलकर देखें कि क्या कैफियत है। यह तस्वीर का दरबार और रौनक बाकी है या नहीं। यह रास्ता याद है और मैं इस बाग में बखूबी जा सकता हूँ। इतना कह कुमार आगे हुए और उनके पीछे पीछे तीनों अय्यार भी तीसरे बाग की तरफ बढ़े। 7वां बयान। विजयगढ़ के महाराज जयसिंह को पहले यह खबर लगी थी कि तिलिस्म टूट जाने पर भी कुमारी चंद्रकांता का पता न लगा। उसके बाद यह मालूम हुआ कि कुमारी जीती जागती है और उसी की खोज में वीरेंद्र सिंह फिर खो के अंदर गए हैं। इन सब बातों को सुन सुनकर महाराज जयसिंह बराबर उदास रहा करते थे।
महल में महारानी की भी बुरी दशा थी। चंद्रकांता की जुदाई में खाना पीना बिल्कुल छूटा हुआ था, सूख के कांटा हो रही थी। और भी कितनी औरतें महल में थीं, सभी उदास और दुखी रहा करती थीं। एक दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे थे। दीवान हरदयाल सिंह ज़रूरी अर्जियां पढ़ पढ़ कर सुनाते और हुक्म लेते जाते थे। इतने में एक जासूस हाथ में एक छोटा सा लिखा हुआ कागज लेकर हाजिर हुआ। इशारा पाकर चौबदार ने उसे पेश किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उससे पूछा, यह कैसा कागज लाया है और क्या कहता है? जासूस ने अर्ज किया, इस तरह के लिखे हुए कागज शहर में बहुत जगह चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। तिर मुहानियों पर, बाजारों में और बड़ी बड़ी सड़कों पर इसी तरह के कागज नज़र पड़ते हैं। मैंने एक आदमी से पढ़वाया था, जिसके सुनने से जी में डर पैदा हुआ और एक कागज उखाड़कर सरकार में ले आया हूँ। बाजार में इन कागज़ों को पढ़ पढ़ कर बहुत आदमी घबरा रहे हैं। जासूस के हाथ से कागज ले दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़ा और महाराज को सुनाया। यह लिखा हुआ था, विजयगढ़ और नौगढ़ के राजा आजकल बड़े जोर में आए होंगे। दोनों को इस बात की बड़ी शेखी होगी कि हम चुनार फतेह करके निश्चिंत हो गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। इसी तरह वीरेंद्र सिंह भी फूले न समाते होंगे, आजकल मजे में खोखी हवा खा रहे हैं। मगर यह किसी को भी मालूम नहीं कि उन लोगों का बड़ा भारी दुश्मन मैं अभी तक जीता हूँ। आज से मैं अपना काम शुरू करूँगा। नौगढ़ और विजयगढ़ के राजों, सरदारों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को चुन चुन कर मारूंगा। दोनों राज्य मिट्टी में मिला दूंगा और फिर भी गिरफ्तार ना होऊंगा। यह ना समझना कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अय्यार हैं। मैं ऐसे ऐसे अय्यारों को कुछ भी नहीं समझता। मैं भी एक बड़ा भारी अय्यार हूँ, लेकिन मैं किसी को गिरफ्तार ना करूँगा। बस जान से मार डालना मेरा काम होगा। अब अपनी अपनी जानों की हिफाजत चाहो तो यहाँ से भागते जाओ। खबरदार खबरदार खबरदार, अय्यारों का गुरु घंटाल जालिम खां। इस कागज को सुन महाराज जयसिंह घबरा उठे। हरदयाल सिंह के भी होश जाते रहे और दरबार में जितने आदमी थे सभी कांप उठे। मगर सबों को ढाढ़स देने के लिए महाराज ने गंभीर भाव से कहा, हम ऐसे ऐसे लुच्चों को डराने से नहीं डरते। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी शहर में मुनादी करा दी जाए कि जालिम खां के गिरफ्तार करने की फिक्र सरकार से की जाती है। वह किसी का कुछ न बिगाड़ सकेगा। कोई आदमी घबराकर या डरकर अपना मकान ना छोड़े। मुनादी के बाद शहर में पहरे का इंतज़ाम पूरा पूरा किया जाए और बहुत से जासूस उस शैतान की ढो में रवाना किए जाएं। थोड़ी देर के बाद महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह भी सलाम करके घर जाना चाहते थे, मगर महाराज का इशारा पाकर रुक गए। दीवान को साथ ले महाराज जयसिंह दीवान खाने में गए और एकांत में बैठकर उसी जालिम खां के बारे में सोचने लगे। बहुत देर तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह ने कहा, हमारे यहाँ कोई अय्यार नहीं है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। महाराज जयसिंह ने कहा, तुम इसी वक्त एक चिट्ठी यहाँ के हालचाल की राजा सुरेंद्र सिंह को लिखो और यह विज्ञापन भी उसी के साथ भेज दो जो जासूस लाया था। महाराज के हुक्म के मुताबिक हरदयाल सिंह ने चिट्ठी लिखकर तैयार की और एक जासूस को देकर उसे पोशीदा तौर पर नौगढ़ की तरफ रवाना किया। इसके बाद महाराज ने महल के चारों तरफ पहरा बढ़ाने के लिए हुक्म देकर दीवान को विदा किया। इन सब कामों से छुट्टी पा महाराज महल में गए। रानी से भी यह हाल कहा। वह भी सुनकर बहुत घबराई। औरतों में इस बात की खलबली पड़ गई। आज का दिन और रात इसी तरद्दुद में गुजर गई। दूसरे दिन दरबार में फिर एक जासूस ने कल की तरह एक और कागज लाकर पेश किया और कहा, आज तमाम शहर में इसी तरह के कागज चिपके दिखाई देते हैं। दीवान हरदयाल सिंह ने जासूस के हाथ से वह कागज ले लिया और पढ़कर महाराज को सुनाया। यह लिखा था, वाह वाह वाह, आपके किए कुछ ना बन पड़ा तो नौगढ़ से मदद मांगने लगे। यह नहीं जानते कि नौगढ़ में भी मैंने उपद्रव मचा रखा है। क्या आपका जासूस मुझसे छिपकर कहीं जा सकता था? मैंने उसे ख़त्म कर दिया। किसी को भी भेजिए उसकी लाश उठा लावे। शहर के बाहर कोस भर पर उसकी लाश मिलेगी, वही जालिम खां। इस इश्तिहार के सुनने से महाराज का कलेजा कांप उठा। दरबार में जितने आदमी बैठे थे सबों के छक्के छूट गए। अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। महाराज के हुक्म से कई आदमी शहर के बाहर उस जासूस की उठा लाने के लिए भेजे गए। जब तक उसकी लाश दरबार में से बाहर लाई गई, एक धूम सी मच गई। हजारों आदमियों की भीड़ लग गई। सबों की जुबान पर जालिम खां सवार था।
नाम से लोगों के रोए खड़े होते थे। जासूस के सिर का पता न था और जो चिट्ठी वह ले गया था वह उसके बाजू से बंधी हुई थी। जाहिर बे महाराज ने भी सभी को ढांढस दिया, मगर तबीयत में अपनी जान का भी खौफ मालूम हुआ। दीवान से कहा, शहर में मुनादी करा दी जाए कि जो कोई इस जालिम को गिरफ्तार करेगा उसे सरकार से 10,000 रुपया इनाम मिलेगा, और यहाँ के कुल हाल चाल की चिट्ठी 5 सवारों के साथ नौगढ़ रवाना की जाए। यह हुक्म देकर महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। 5 सवार जो चिट्ठी लेकर नौगढ़ रवाना हुए थे डर के मारे कांप रहे थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। आपस में इरादा कर लिया था कि शहर के बाहर होते ही बेतहाशा घोड़े फेंककर निकल जाएंगे, मगर ना हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही फिर एक इश्तिहार लिए हुए एक पहरे वाला दरबार में हाजिर हुआ। हरदयाल सिंह ने उसके हाथ से इश्तिहार लेकर देखा। वह लिखा था, इन 5 सवारों की क्या मजाल थी जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाते। आज तो इन्हीं पर गुजरी, कल से तुम्हारे महल में खेल रचाऊंगा, लेकर खूब संभल कर रहना। तुमने यह मुनादी कराई है कि जालिम खां को गिरफ्तार करने वाला 10,000 इनाम पावेगा। मैं भी कह देता हूं कि जो कोई मुझे गिरफ्तार करेगा उसे मैं 20,000 इनाम दूंगा। वही जालिम खां। आज का इश्तिहार पढ़ने से लोगों की क्या कैफियत हुई वे ही जानते होंगे। महाराज के तो होश उड़ गए थे। उनको अब उम्मीद ना रही कि हमारी खबर नौगढ़ पहुंचेगी। एक चिट्ठी के साथ पूरी पलटन को भेजना यह भी जवामर्दी से दूर था। सिवाय इसके दरबार में जासूसों ने यह भी खबर सुनाई कि जालिम खां के खौफ से शहर कांप रहा है। ताज्जुब नहीं कि 2 या 3 दिन में तमाम रियाया शहर खाली कर दे। यह सुनकर और भी तबीयत घबरा उठी। महाराज ने कई आदमी उन सवारों की लाशों को लाने के लिए रवाना किए। वहां जाते उन लोगों की जान कांपती थी, मगर हाकिम का हुक्म था, क्या करते, लाचार जाना पड़ा। 5 सवारों की लाशें लाई गईं। उन सबों के सिर कटे हुए न थे, मालूम होता था फांसी लगाकर जान ली गई है, क्योंकि गर्दन में रस्सी के दाग थे। इस कैफियत को देखकर महाराज हैरान चुपचाप बैठे थे। कुछ अक्ल काम नहीं करती थी कि इतने में सामने से पंडित बद्रीनाथ आते दिखाई दिए। आज पंडित बद्रीनाथ का ठाठ देखने लायक था। पोर पोर से फुर्तीलापन झलक रहा था। अय्यारी के पूरे ठाठ से सजे थे, बल्कि उसमें फाजिल तीर कमान लगाए, चुस्त जांगिया कसे, बटुआ और खंजर कमर में, कमंद पीठ पर लगाए, पत्थरों की झोली गले में लटकती हुई, छोटा सा डंडा हाथ में लिए कचहरी में आ मौजूद हुए। महाराज जयसिंह को यह खबर पहले ही लग चुकी थी कि राजा शिवदत्त अपनी रानी को लेकर तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले गए, और पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह सब अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के साथ हो गए हैं। ऐसे वक्त पंडित बद्रीनाथ का पहुंचना महाराज के वास्ते ऐसा हुआ जैसे मरे हुए पर अमृत का बरसना। देखते ही खुश हो गए, प्रणाम करके बैठने का इशारा किया और बद्रीनाथ आशीर्वाद देकर बैठ गए। जयसिंह, आज आप बड़े मौके पर यहाँ पहुँचे। बद्रीनाथ, जी हाँ, अब आप कोई चिंता ना करें, 2 ही एक दिन में जालिम खां को गिरफ्तार कर लूँगा। जयसिंह, आपको जालिम खां की खबर कैसे लगी? बद्रीनाथ, इसकी खबर तो नौगढ़ में ही लग गई थी, जिसका खुलासा हाल दूसरे वक्त कहूँगा। यहाँ पहुँचने पर शहर वालों को मैंने बहुत उदास और डर के मारे कांपते देखा। रास्ते में जो मुझको मिलता था उसे बराबर ढाढ़स देता था कि घबराओ मत, अब मैं आ पहुँचा हूँ। बाकी हाल एकांत में कहूँगा, और जो कुछ काम करना होगा उसकी राय भी दूसरे वक्त एकांत ही में आपके और दीवान हरदयाल सिंह के सामने पक्की होगी, क्योंकि अभी तक मैंने स्नान पूजा कुछ भी नहीं किया है। इससे छुट्टी पाकर तब कोई काम करूँगा। अब महाराज जयसिंह के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई देने लगी। दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ को आप अपने मकान में उतारिए और उनके आराम की कुल चीज़ों का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे किसी बात की तकलीफ ना हो। मैं भी अब उठता हूँ। बद्रीनाथ, शाम को महाराज के दर्शन कहाँ होंगे? क्योंकि उसी वक्त मेरी बातचीत होगी। जयसिंह, जिस वक्त तुम चाहोगे मुझसे मुलाकात हो सकेगी। महाराज जयसिंह ने दरबार बर्खास्त किया। पंडित बद्रीनाथ को साथ ले दीवान हरदयाल सिंह अपने मकान पर आए और उनकी ज़रूरत की चीज़ों का पूरा इंतज़ाम कर दिया। जो कुछ दिन बाकी था पंडित बद्रीनाथ ने जालिम खां के गिरफ्तार करने की तरकीब सोचने में गुजारा। शाम के वक्त दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले महाराज जयसिंह से मिलने गए। मालूम हुआ कि महाराज बाग की सैर कर रहे हैं। वे दोनों भी बाग में गए। उस वक्त वहाँ महाराज के पास बहुत से आदमी थे। पंडित बद्रीनाथ के जाते ही वे लोग विदा कर दिए गए। सिर्फ बद्रीनाथ और हरदयाल सिंह महाराज के पास रह गए।
पहले कुछ देर तक चुनार के राजा शिवदत्त के बारे में बातचीत होती रही। इसके बाद महाराज ने पूछा कि नौगढ़ में जालिम खां की खबर क्यों कर पहुंची। बद्रीनाथ: नौगढ़ में भी उसने इसी तरह से इश्तिहार चिपकाए हैं, जिनके पढ़ने से मालूम हुआ कि विजयगढ़ में भी वह उपद्रव करेगा, इसलिए हमारे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। महाराज, इस दुष्ट जालिम खां ने वहाँ तो किसी की जान नहीं ली? बद्रीनाथ: नहीं, वहाँ अभी इसका दांव नहीं लगा। अय्यार लोग भी बड़ी मुस्तैदी से उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में लगे हुए हैं। महाराज, यहाँ तो उसने कई खून किए। बद्रीनाथ: शहर में आते ही यह खबर मुझे लग चुकी है, खैर देखा जाएगा। महाराज, अगर जोशी जी को भी साथ लाते तो उनके रमल की मदद से वह बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाता। बद्रीनाथ: महाराज, जरा उसकी बहादुरी की तरफ ख्याल कीजिए कि इश्तिहार देखकर डंके की चोट पर काम कर रहा है। ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भी उसी तरह होनी चाहिए। जोशी जी के मदद की इसमें क्या ज़रूरत है? महाराज, देखें वह कैसे गिरफ्तार होता है, शहर भर उसके खौफ से कांप रहा है। बद्रीनाथ: घबराइए नहीं, सुबह शाम में किसी न किसी को गिरफ्तार करता हूँ। महाराज, क्या वे लोग कई आदमी हैं? बद्रीनाथ: ज़रूर कई आदमी होंगे। यह अकेले के काम नहीं है कि यहाँ से नौगढ़ तक की खबर रखे और दोनों तरफ नुकसान पहुँचाने की नीयत करे। महाराज, अच्छा जो चाहो करो। तुम्हारे आ जाने से बहुत कुछ ढाढ़स हो गई, नहीं तो बड़ी ही फिक्र लगी हुई थी। बद्रीनाथ: अब मैं रुखसत होऊंगा क्योंकि बहुत कुछ काम करना है। हरदयाल: क्या आप डेरे की तरफ ना जाएंगे? बद्रीनाथ: कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरे बंदोबस्त से आया हूँ और जिधर ही चाहेगा चल दूंगा। कुछ रात जा चुकी थी जब महाराज से विदा हो बद्रीनाथ जालिम खां की टोह में रवाना हुए। 8वां बयान। बद्रीनाथ जालिम खां की फिक्र में रवाना हुए। वह क्या करेंगे और क्यों कर जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, इसका हाल किसी को मालूम नहीं। जालिम खां ने आखिरी इश्तिहार में महाराज को धमकाया था कि अब तुम्हारे महल में डाका मारूंगा। महाराज पर इस इश्तिहार का बहुत कुछ असर हुआ। पहरे पर आदमी चौगुने कर दिए गए। आप भी रात भर जागने लगे। हरदम तलवार का कब्जा हाथ पे रहता था। बद्रीनाथ के आने से कुछ तसल्ली हो गई थी, मगर जिस रोज़ वे जालिम खां को गिरफ्तार करने चले गए, उसके दूसरे ही दिन फिर एक इश्तिहार शहर में हर चौमुहानियों और सड़कों पर चिपका हुआ लोगों को नज़र पड़ा, जिसमें का एक कागज़ जासूस ने लाकर दरबार में महाराज के सामने पेश किया और दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़कर सुनाया। यह लिखा हुआ था: महाराज जय सिंह, होशियार रहना। पंडित बद्रीनाथ की अय्यारी के भरोसे मत फूलना। वह कल का छोकरा क्या कर सकता है? पहले तो जालिम खां तुम्हारा दुश्मन था, अब मैं भी पहुंच गया हूं। 15 दिन के अंदर इस शहर को उजाड़ कर दूंगा और आज के चौथे दिन बद्रीनाथ का सिर लेकर 12 बजे रात को तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। होशियार होशियार, उस वक्त भी जिसका जी चाहे गिरफ्तार कर ले। देखूं तो माई का लाल कौन निकलता है। जो भी महाराज का दुश्मन हो और मुझसे मिलना चाहे, वह टेटी चोटी में 12 बजे रात को मुझसे मिल सकता है। आफत खां खूनी। इस इश्तिहार ने तो महाराज के बचे बचाए होश भी उड़ा दिए। बस यही जी में आता था कि इसी वक्त विजयगढ़ छोड़ के भाग जाएं, मगर जवामर्दी और हिम्मत ऐसा करने से रोकती थी। जल्दी से दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले दीवान खाने में चले गए और इस नए आफत खां खूनी के बारे में बातचीत करने लगे। महाराज, अब क्या किया जाए? एक ने तो आफत मचा ही रखी थी, अब दूसरे इस आफत खां ने आकर और भी जान सुखा दी। अगर ये दोनों गिरफ्तार ना हुए तो हमारे राज्य करने पर लानत है। हरदयाल: बद्रीनाथ के आने से कुछ उम्मीद हो गई थी कि जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो उनकी जान भी बचती नजर नहीं आती। महाराज, किसी तरकीब से आज की यह खबर नौगढ़ पहुंचती तो बेहतर होता। वहां से बद्रीनाथ की मदद के लिए और अय्यार आ जाता। हरदयाल: नौगढ़ जिस आदमी को भेजेंगे उसी की जान जाएगी। हाँ, 100-200 आदमियों के पहरे में कोई खत जाए तो शायद पहुँचे। महाराज, गुस्से में आकर: नाम को हमारे यहाँ 50 जासूस हैं, बरसों से हरामखोरों की तरह बैठे खा रहे हैं, मगर आज एक काम उनके किए नहीं हो सकता। ना तो कोई जालिम खां की खबर लाता है, ना कोई नौगढ़ खत पहुँचाने लायक है। हरदयाल: एक ही जासूस के मरने से सबों के छक्के छूट गए। महाराज, खैर, आज शाम को हमारे कुल जासूसों को लेकर बाग में आओ। या तो कुछ काम ही निकालेंगे या कुल जासूस तोप के सामने रखकर उड़ा दिए जाएंगे।
फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं खुद उस हरामजादे को पकड़ूंगा। हरदयाल, जो हुक्म। महाराज, बस अब जाओ, जो हमने कहा है उसकी फिक्र करो। दीवान हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने मकान पर गए, मगर हैरान थे कि क्या करें, क्योंकि महाराज को बेतरह क्रोध चढ़ा आया है। उम्मीद तो यही थी कि किसी जासूस के लिए कुछ ना होगा और बेचारे मुफ्त में तोप के आगे उड़ा दिए जाएंगे। फिर वे यह भी सोचते थे कि जब महाराज खुद उन दुष्टों की गिरफ्तारी की फिक्र में घर से निकलेंगे तो मेरी जान भी गई। अब जिंदगी की उम्मीद क्या है। 9वां बयान। कुंवर वीरेंद्र सिंह तीसरे बाग की तरफ रवाना हुए, जिसमें राजकुमारी चंद्रकांता की दरबारी तस्वीर देखी थी और जहां कई औरतें कैदियों की तरह उनको गिरफ्तार करके ले गई थीं। उसमें जाने का रास्ता इनको मालूम था। जब कुमार उस दरवाजे के पास पहुंचे जिसमें से होकर ये लोग उस बाग पर पहुंचते, तो वहां एक कमसिन औरत नजर पड़ी जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। देखने में खूबसूरत और पोशाक भी उसकी बेशकीमत थी। हाथ में एक चिट्ठी लेकर कुमार के पास आकर खड़ी हो गई। चिट्ठी कुमार के हाथ में दे दी। उन्होंने ताज्जुब में आकर खुद उसे पढ़ा। यह लिखा हुआ था, कई दिनों से आप हमारे इलाके में आए हुए हैं, इसलिए आपकी मेहमानी हमको लाजिम है। आज सब सामान दुरुस्त किया गया है। इसी लौंडी के साथ आइए और झोपड़ी को पवित्र कीजिए। इसका एहसान जन्म भर ना भूलूंगा। सिद्धनाथ योगी। कुमार ने चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी। उन्होंने पढ़कर कहा, साधु हैं, योगी हैं। इसी से इस चिट्ठी में कुछ हुकूमत भी झलकती है। देवी सिंह और जोशी जी ने भी चिट्ठी को पढ़ा। शाम हो चुकी थी। कुमार ने अभी उस चिट्ठी का कुछ जवाब नहीं दिया था कि तेज सिंह ने उस औरत से कहा, हम लोगों को महात्मा जी की खातिर मंजूर है, मगर अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। घड़ी भर के बाद चलेंगे, क्योंकि संध्या करने का समय हो चुका है। औरत, तब तक मैं ठहरती हूँ, आप लोग संध्या कर लीजिए, मगर हुक्म हो तो संध्या के लिए जल और आसन ले आऊं? तेज सिंह, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। औरत, तो फिर यहाँ संध्या कैसे कीजिएगा? इस बाग में कोई नहर नहीं, बावली नहीं, तालाब नहीं। तेज सिंह, उस दूसरे बाग में बावली है। औरत, इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी सब सामान लिए आती हूँ, या फिर मेरे साथ चलिए, उसी बाग में संध्या कर लीजिएगा। अभी तो उसका समय भी नहीं बीत चला है। तेज सिंह, नहीं, हम लोग इसी बाग में संध्या करेंगे। अच्छा, जाओ जल ले आओ। इतना सुनते ही वह औरत लपकती हुई तीसरे बाग में चली गई। कुमार, इस चिट्ठी के भिजवाने वाले अगर वही योगी हैं जिन्होंने कूदने से बचाया था तो बड़ी खुशी की बात है। जरूर वहां वनकन्या से भी मुलाकात होगी। मगर तुम रुक क्यों गए? उसी बाग में चलकर संध्या कर लेते। मैं तो इसी वक्त कहने को था, मगर यह समझकर चुप हो रहा कि शायद इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब हो। तेज सिंह, जरूर ऐसा ही है। देवी सिंह, क्यों उस्ताद, इसमें क्या मतलब है? तेज सिंह, देखो मालूम ही हुआ जाता है। कुमार, तो कहते क्यों नहीं? आखिर कब बतलाओगे? तेज सिंह, हमने यह सोचा कि कहीं योगी जी हम लोगों से धोखा ना करें कि खाने पीने में बेहोशी की दवा मिला करके खिला दें। जब हम लोग बेहोश हो जाएं तो उठवाकर खो के बाहर रखवा दें और यहाँ आने का रास्ता बंद करवा दें। ऐसा होगा तो कुल मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए, आप भी इसी बाग में बेहोश किए गए थे जब कैदी बनकर आए थे, और प्यास लगने पर एक कटोरा पानी पिया था। उसी वक्त बेहोश हो गए और खो में ले जाकर रख दिए गए थे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो उसी समय कुछ ना कुछ हाल यहाँ का मिल गया होता। फिर मैं यह भी सोचता हूँ कि अगर हम लोग वहाँ जाकर भोजन से इनकार करेंगे तो ठीक ना होगा, क्योंकि ज़ियाफ़त कबूल करके मौके पर खाने से इनकार कर देना भी उचित नहीं है। देवी सिंह, तो फिर इसकी क्या तरकीब सोची है? तेज सिंह हंसकर, तरकीब क्या, बस वही तिलिस्मी गुलाब का फूल घिसकर सबों को पिलाऊंगा और आप भी पीऊंगा। फिर 7 दिन तक बेहोश करने वाला कौन है? कुमार, हाँ ठीक है, पर वह वैद्य भी कैसा चतुर होगा जिसने दवाइयों से ऐसे काम के नायाब फूल बनाए। तेज सिंह, ठीक ही है। इतने में वही औरत सामने से आती दिखाई पड़ी और उसके पीछे 3 लौड़ियां आसन, पंचपात्र, जल इत्यादि हाथों में लिए आ रही थीं। उस बाग में एक पेड़ के नीचे कई पत्थर बैठने के लायक रखे हुए थे। औरतों ने उन पत्थरों पर सब सामान दुरुस्त कर दिया। इसके बाद तेज सिंह ने उन लोगों से कहा, अब थोड़ी देर के वास्ते तुम लोग अपने बाग में चली जाओ, क्योंकि औरतों के सामने हम लोग संध्या नहीं करते। आप ही लोगों की खिदमत करते जन्म बीत गया।
ऐसी बातें क्यों करते हैं? सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि हट जाओ, लो मैं जाती हूँ। यह कहती हुई वह औरत लौंडियों को साथ ले चली गई। उसकी बात पर ये लोग हंस पड़े और बोले, जरूर अय्यारों के संग रहने वाली है। संध्या करने के बाद तेज सिंह ने तिलिस्मी गुलाब का फूल पानी में घिसकर सबों को पिलाया और आप भी पिया, और तब राह देखने लगे कि फिर वह औरत आवे तो उसके साथ हम लोग चलें। थोड़ी देर बाद वही औरत फिर आई और उसने उन लोगों को चलने के लिए कहा। ये लोग भी तैयार थे, उठ खड़े हुए और उसके पीछे रवाना होकर तीसरे बाग में पहुंचे। अय्यारों ने अभी तक इस बाग को नहीं देखा था, मगर कुंवर वीरेंद्र सिंह इसे खूब पहचानते थे। इसी बाग में कैदियों की तरह लाए गए थे और यहीं पर कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था, मगर आज इस बाग को वैसा नहीं पाया। ना तो वह रोशनी ही थी, ना उतने आदमी ही। हाँ, 5-7 औरतें इधर उधर घूमती दिखाई पड़ीं और 2-3 पेड़ों के नीचे कुछ रोशनी थी जहाँ इसका होना बहुत जरूरी था। शाम हो गई थी, बल्कि कुछ अंधेरा भी हो चुका था। वह औरत इन लोगों को लिए हुए उस कमरे की तरफ चली जहाँ कुमार ने तस्वीर का दरबार देखा था। रास्ते में कुमार सोचते जाते थे, चाहे जो हो, आज सब भेद मालूम किए बिना योगी जी का पिंड न छोड़ूंगा। आज मालूम हो जाएगा कि बनकन्या कौन है, तिलिस्म किताब उसने क्यों कर पाई थी, हमारे साथ उसने इतनी भलाई क्यों की, और कुमारी चंद्रकांता कहाँ चली गई। दीवान खाने में पहुँचे। आज यहाँ तस्वीर का दरबार ना था, बल्कि उन्हीं योगी जी का दरबार था जिन्होंने पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को बचाया था। लंबा चौड़ा फर्श बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक मृगशाला बिछाए योगी जी बैठे थे। बाईं तरफ कुछ पीछे हटकर वनकन्या बैठी हुई थी और सामने की तरफ 4-5 लौंडियां हाथ जोड़े खड़ी थीं। कुमार को आते देख योगी जी उठ खड़े हुए, दरवाजे तक आकर उनका हाथ पकड़ अपनी गद्दी के पास ले गए और अपने बगल में दाहिनी ओर मृगशाला पर बिठाया। वनकन्या उठकर कुछ दूर जा खड़ी हुई और प्रेम भरी निगाहों से कुमार की तरफ देखने लगी। सब तरफ से हटकर कुमार की निगाह भी वनकन्या की तरफ जा डटी। उस वक्त दोनों की निगाह से मोहब्बत, हमदर्दी और शर्म टपक रही थी। चारों आंखें आपस में घुल रही थीं। अगर योगी जी का ख्याल ना होता तो दोनों दिल खोलकर मिल लेते, मगर नहीं, दोनों को ही इस बात का ख्याल था कि इन प्रेम की निगाहों को योगी जी ने जानने पावें। कुछ ठहरकर योगी और कुमार में बातचीत होने लगी। योगी, आप और आपकी मंडली के लोग कुशल मंगल से तो हैं? कुमार, आपकी दया से हम लोग हर तरह से प्रसन्न हैं, परंतु। योगी, परंतु क्या? कुमार, परंतु कई बातों का भेद न खुलने से तबीयत को चैन नहीं है। फिर भी आशा है आपकी कृपा से हम लोगों का यह दुख भी दूर हो जाएगा। योगी, परमेश्वर की दया से अब कोई चिंता न रहेगी और आपके सब संदेह छूट जाएंगे। इस समय आप लोग हमारे साग सत्तू को कबूल करें। इसके बाद रात भर हमारे आपके बीच बातचीत होती रहेगी। जो कुछ पूछना हो पूछिएगा। ईश्वर चाहेगा तो अब किसी तरह का दुख न उठाना पड़ेगा और आज ही से आपकी खुशी का दिन शुरू होगा। योगी की अमृत भरी बातों ने कुमार और उनके अय्यारों के सूखे दिलों को हराकर कर दिया। तबीयत प्रसन्न हो गई। उम्मीद बंध गई कि अब सब काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद भोजन का सामान दुरुस्त किया गया। खाने की चीज़ें जितनी थीं सभी ऐसी थीं कि सिवाय राजे महाराजों के और किसी के यहाँ ना पाई जाएं। खाने पीने से निश्चिंत होने पर बाग के बीचों बीच में पत्थर के खूबसूरत चबूतरे पर फर्श बिछाया गया और उसके ऊपर मृगशाला बिछाकर योगी जी बैठ गए। अपने बगल में कुमार को बैठा लिया। कुछ दूर हटकर वनकन्या अपनी 2 सखियों के साथ बैठी और जितनी औरतें थीं हटा दी गईं। रात पहर भर से ज़्यादा जा चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाग में सुगंधित फूलों की मीठी महक उड़ रही थी। योगी ने मुस्कुराकर कुमार से कहा, अब जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए, मैं सब बातों का जवाब दूंगा और जो कुछ आपका काम अभी तक अटका है उसको भी कर दूंगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह के जी में बहुत सी ताज्जुब की बातें भरी हुई थीं। हैरान थे कि क्या पहले पूछें। आखिर खूब संभल कर बैठे और योगी जी से पूछने लगे। 10वां बयान। जो कुछ दिन बाकी था दीवान हरदयाल सिंह ने जासूसों को इकट्ठा करने और समझाने बुझाने में बिताया। शाम को सब जासूसों को साथ ले हुक्म के मुताबिक महाराज जयसिंह के पास बाग में हाजिर हुए। खुद महाराज जयसिंह ने जासूसों से पूछा, तुम लोग जालिम खां का पता क्यों नहीं लगा सकते? इसके जवाब में उन्होंने अर्ज किया कि महाराज,
हम लोगों से जहाँ तक बनता है कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि पता लग जाएगा। महाराज ने कहा, आफत खां एक नया शैतान पैदा हुआ है। इसने अपने इश्तिहार में मिलने का पता भी लिखा है। फिर क्यों नहीं तुम लोग इसी ठिकाने मिलकर उसे गिरफ्तार करते हो। जासूसों ने जवाब दिया, महाराज, आफत खां ने अपने मिलने का ठिकाना टेटी चोटी लिखा है। अब हम लोग क्या जाने टेटी चोटी कहाँ है, कौन सा मोहल्ला है, या किस जगह को उसने उस जगह के नाम से लिखा है। इसका क्या अर्थ है और हम लोग कहाँ जाएं। यह सुनकर महाराज भी टेटी चोटी के गौर में पड़ गए। कुछ भी समझ में ना आया। जासूसों को बेकसूर समझकर कुछ न कहा, हाँ डरा धमका के और ताकीद करके रवाना किया। अब महाराज को अपने जीने की उम्मीद कम रह गई। खौफ के मारे रात भर हाथ में तलवार लिए जागा करते, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कुछ भरोसा था अपनी बहादुरी ही का था। दूसरे दिन फिर एक इश्तिहार शहर में चिपका हुआ पाया गया, जिसे पहर वालों ने लाकर हाजिर किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उसे पढ़कर सुनाया। यह लिखा था, देखना, खूब संभले रहना, बद्रीनाथ को गिरफ्तार कर चुका हूँ। अपने पहले वादे के बमूजिब कल 12 बजे रात को उसका सिर लेकर तुम्हारे महल में हम लोग कई आदमी पहुँचेंगे। देखें कैसे गिरफ्तार करते हो। आफत खां। 11वां बयान। विजयगढ़ के पास एक भयानक जंगल में नाले के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर 4 आदमी सिपाहियाना पोशाक पहने बैठे हैं। उसके पास ही दूसरी चट्टान पर 2 आदमी बैठे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। चांदनी खूब छिटकी हुई है, जिनमें इन लोगों की सूरत और पोशाक साफ दिखाई पड़ती है। दोनों आदमियों में से जो दूसरे पत्थर पर बैठे हुए हैं, एक की उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। काला रंग, लंबा कद, काली दाढ़ी, सिर्फ जांघिया और चुस्त कुर्ता पहने हुए, तीर कमान और ढाल तलवार आगे रखे, एक घुटना जमीन के साथ लगाए बैठे हैं। बड़ी बड़ी और कड़ी मूछें ऊपर को चढ़ी हुई हैं। भूरी और खूंखार आंखें चमक रही हैं। चेहरे से बदमाशी और लुटेरापन झलक रहा है। इसका नाम जालिम खां है। दूसरा शख्स जो उसी के सामने वीरासन बैठा है, उसका नाम आफत खां है। मेयाना कद, लंबी दाढ़ी, चुस्त पायजामा और कुर्ता पहने, घड़ासा सामने और एक छोटी सी गठरी बाईं तरफ रखे, जालिम खां की बातें खूब गौर से सुनता और जवाब देता जाता है। जालिम खां, तुम्हारे मिल जाने से बड़ा सहारा हो गया। आफत खां, इसी तरह मुझको तुम्हारे मिलने से। देखो यह गड़ासा हाथ में लेकर, इसी से हजारों आदमियों की जानें जाएंगी। मैं सिवाय इसके कोई दूसरा हरबा नहीं रखता। यह जहर से बुझाया हुआ है, जिसे जरा सा भी इसका जख्म लग जाए फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। जालिम खां, बहुत हैरान होने पर तुमसे मुलाकात हुई। आफत खां, मुझे तुमसे ज़रूर मिलना था, इसलिए इश्तिहार चिपका दिए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठिकाना तो था ही नहीं जहाँ खोजता। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम अय्यारी जरूर जानते होगे, इसलिए अय्यारी बोली में अपना ठिकाना लिख दिया, जिसमें किसी दूसरे की समझ में ना आवे कि कहाँ बुलाया है। जालिम खां, ऐसी ही कुछ थोड़ी सी अय्यारी सीखी थी, मगर तुम इस फन में उस्ताद मालूम होते हो, तभी तो बद्रीनाथ को झट गिरफ्तार कर लिया। आफत खां, उस्ताद तो मैं कुछ भी नहीं, मगर हाँ बद्रीनाथ ऐसे छोकरे के लिए बहुत हूँ। जालिम खां, जो चाहो करो, मगर मैंने आज से तुमको अपना उस्ताद मान लिया। जरा बद्रीनाथ की सूरत तो दिखा दो। आफत खां, हाँ हाँ देखो, धड़ तो इसका गाड़ दिया, मगर सर गठरी में बंधा है। लेकिन हाथ मत लगाना, क्योंकि इसको मसाले से तर किया है, जिसमें कल तक सड़ न जाए। इतना कह आफत खां ने अपने बगल वाली गठड़ी खोली, जिसमें बद्रीनाथ का सिर बंधा हुआ था। कपड़ा खून से तर हो रहा था। जितने आदमी उनके साथियों में से उस जगह थे, बद्रीनाथ की खोपड़ी देख देख खुशी के मारे उछलने लगे। जालिम खां, यह शख्स बड़ा ही शैतान था। आफत खां, लेकिन मुझसे बच के कहाँ जाता। जालिम, मगर उस्ताद तुम एक बात बड़ी बेढप कहते हो कि कल 12 बजे रात को महल में चलना होगा। आफत खां, बेढप क्या है, देखो तो कैसा तमाशा होता है। जालिम खां, तो इसमें क्या फ़ायदा है कि अपनी जान जोखिम में डाली जाए, वक्त टाल के क्यों नहीं चलते। आफत खां, तुम तो गधे हो, कुछ खबर भी है कि हमने ऐसा क्यों किया। जालिम, अब यह तो तुम ही जानो। आफत खां, सुनो मैं बताता हूँ। मेरी नीयत यह है कि जहाँ तक हो सके जल्दी से उन लोगों को मारपीट के सब मामला ख़त्म कर दूँ। उस वक्त वहाँ जितने आदमी मौजूद होंगे सबों को बस तुम मुर्दा ही समझ लो।
बिना हाथ पैर हिलाए सबों का काम तमाम करूं तो सही। जालिम खां, भला उस्ताद यह कैसे हो सकता है? आफत खां, बटुए में से एक गोला निकालकर और दिखाकर, देखो इस किस्म के बहुत से गोले मैंने बना रखे हैं जो एक एक तुम लोगों के हाथ में दे दूंगा। बस वहां पहुंचते ही तुम लोग इन गोलों को उन लोगों के हुजूम में फेंक देना जो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वहां मौजूद होंगे। गिरते ही ये गोले भारी आवाज़ देकर फट जाएंगे और उनमें से बहुत सा धुआं निकलेगा जिसमें वे लोग छिप जाएंगे। आंखों में धुआं लगते ही अंधे हो जाएंगे और नाक के अंदर जहां धुआं गया कि बस उन लोगों की जान गई। ऐसा जहरीला है यह धुआं। आफत खां की बात सुनकर सब के सब मारे खुशी के उछल पड़े। जालिम खां ने कहा, भला उस्ताद एक गोला यहाँ पटक के तो दिखाओ, हम लोग भी देख लें तो दिल मजबूत हो जाएगा। हाँ देखो, यह कहकर के आफत खां ने वह गोला ज़मीन पर पटक दिया। साथ ही एक आवाज़ देकर गोला फट गया और बहुत सा जहरीला धुआं फैला, जिसको देखते ही आफत खां, जालिम खां और उनके साथी लोग जल्दी से हट गए। तिस पर भी उन लोगों की आंखें सूज गईं और सर घूमने लगा। यह देखकर आफत खां ने अपने बटुए में से मरहम की एक डिबिया निकाली और सबों की आंखों में वह मरहम लगाया तथा हाथ में मलकर सुंघाया, जिससे उन लोगों की तबीयत कुछ ठिकाने हुई और आफत खां की तारीफ करने लगे। जालिम खां, वाह उस्ताद, यह तो तुमने बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है। आफत खां, क्यों अब तो महल में चलने का हौसला हुआ? जालिम खां, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने तुम्हें मिला दिया। जो काम हम लोग साल भर के करते सो तुम एक रोज में कर सकते हो। वाह उस्ताद वाह, अब तो हम लोग उछलते कूदते महल में चलेंगे और सबों को दोज़ख में पहुंचाएंगे। लाओ एक एक गोला सबों को दे दूं। आफत खां, अभी क्यों दें, जब चलने लगेंगे दे देंगे, अभी तो कल का दिन काटना है। जालिम खां, अच्छा लेकिन उस्ताद तुमने इतने दिन पीछे का इश्तिहार क्यों दे दिया? आज ही का दिन अगर मुकर्रर किया होता तो आज ही ना मज़ा हो जाता। आफत खां, हमने समझा था कि बद्रीनाथ जरा चालाक है, शायद जल्दी हाथ ना लगे, इसलिए ऐसा किया, मगर यह तो निरा बोदा निकला। जालिम खां, तो अब क्या करना चाहिए? आफत खां, इस वक्त तो कुछ नहीं, मगर कल 12 बजे रात को महल में चलने के लिए तैयार रहना। जालिम खां, इसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो हम और तुम साथ ही हैं, जब जो कहोगे करेंगे। आफत खां, अच्छा तो अब यहाँ से टलकर किसी दूसरी जगह आराम करना मुनासिब है, कल देखो खुदा क्या करता है। मैं तो कसम खा चुका हूँ कि महल में जाकर बिना सबों का काम तमाम किए एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। जालिम खां, उस्ताद ऐसा ना करना चाहिए, तुम कमज़ोर हो जाओगे। आफत खां, बस चुप रहो, बिना खाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद वे सब वहाँ से उठकर एक तरफ रवाना हो गए। 12वां बयान। वह दिन आ गया कि 12 बजे रात को बद्रीनाथ का सिर लेकर आफत खां महल में पहुंचे। आज शहर भर में खलबली मची हुई थी। शाम ही से महाराज जयसिंह खुद सब तरह का इंतजाम कर रहे थे। बड़े बड़े बहादुर और फुर्तीले जवान मर्द महल के अंदर इकट्ठा किए जा रहे थे। सबों में जोश फैलता जाता था। महाराज खुद हाथ में तलवार लिए इधर उधर टहलते और लोगों की बहादुरी की तारीफ करके कहते थे कि सिवाय अपनी जान पहचान के किसी गैर को किसी वक्त कहीं देखो गिरफ्तार कर लो। और बहादुर लोग आपस में डींग हाँक के कह रहे थे कि यूँ पकड़ूंगा यूँ काटूंगा। महल के बाहर पहरे का इंतज़ाम कम करा दिया था, क्योंकि महाराज को पूरा भरोसा था कि महल में आते ही आफत खां को गिरफ्तार कर लेंगे, और जब बाहर पक्का पहरा कम रहेगा तो वह बखूबी महल में चला आवेगा, नहीं तो 2-4 पहरे वालों को मार के भाग जाएगा। महल के अंदर रोशनी भी खूब कर दी गई। तमाम मकान दिन की तरह चमक रहा था। आधी रात बीता ही चाहती थी कि पूरब की छत पर से 6 आदमी धमाधम कूद कर धड़धड़ाते हुए उस भीड़ के बीच आकर खड़े हो गए जहां बहुत से बहादुर बैठे और खड़े थे। सबके आगे वही आफत खां बद्रीनाथ का सर हाथ में लटकाए हुए था। 13वां बयान। खो वाले तिलिस्म के अंदर बाग में कुंवर वीरेंद्र सिंह और योगी जी से बातचीत होने लगी, जिसे वनकन्या और उनके अय्यार बखूबी सुन रहे थे। कुमार, पहले यह कहिए कि चंद्रकांता जीती है या मर गई? योगी, राम राम, चंद्रकांता को कोई मार सकता है? वह बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में मौजूद है। कुमार, क्या उससे और मुझसे फिर मुलाकात होगी? योगी, ज़रूर होगी। कुमार, कब? योगी वनकन्या की तरफ इशारा करके, जब यह चाहेगी। इतना सुन कुमार वनकन्या की तरफ देखने लगे। इस वक्त उसकी अजीब हालत थी। बदन में घड़ी घड़ी कपकपी हो रही थी।
घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देखकर एक दफे योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह उस पर डाली, जिसे देखते ही वह संभल गई। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने भी उसे अच्छी तरह देखा और फिर कहा, कुमार, अगर आपकी कृपा होगी तो जरूर मैं चंद्रकांता से मिल सकूंगा। योगी, नहीं, यह काम बिल्कुल बनकन्या की तरफ दिखा के इसी के हाथ में है, मगर यह मेरे हुक्म में है, अस्तु आप घबराते क्यों हैं? और जो जो बातें आपको पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब भी बता दी जाएगी। कुमार, अच्छा बताइए कि यह बनकन्या कौन है? योगी, एक राजा की लड़की है। कुमार, मुझ पर इसने बहुत उपकार किए, इसका क्या सबब है? योगी, इसका यही सबब है कि कुमारी चंद्रकांता से और इससे बहुत प्रेम है। कुमार, अगर ऐसा है तो यह मुझसे शादी क्यों किया चाहती है? योगी, तुम्हारे साथ शादी करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं, और ना यह तुमको चाहती ही है। केवल कुमारी चंद्रकांता की जिद से लाचार है, क्योंकि उसको यही मंजूर है। योगी की यह आखिरी बात सुनकर कुमार मन में बहुत खुश हुए और फिर योगी से बोले, कुमार, जब चंद्रकांता से और इनसे इतनी मोहब्बत है तो यह मेरे सामने क्यों नहीं लाती? योगी, अभी उसका समय नहीं है। कुमार, क्यों? योगी, जब राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह को आप यहाँ लावेंगे तब यह कुमारी चंद्रकांता को लाकर आपके हवाले कर देंगी। कुमार, तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, जहाँ तक होगा उन दोनों को लेकर बहुत जल्द आऊँगा। योगी, मगर पहले हमारी एक बात का जवाब दे लो। कुमार, वह क्या? योगी, वनकन्या की तरफ इशारा करके, इस लड़की से तुम्हारी बहुत कुछ मदद की है और तुमने तथा तुम्हारे अय्यारों ने इसे देखा भी है। इसका हाल और कौन कौन जानता है, और तुम्हारे अय्यारों के सिवा इसे और किस किस ने देखा है? कुमार, मेरे और फतेह सिंह के सिवाय इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, आज ये अय्यार लोग इनको ज़रूर देख रहे हैं। बनकन्या, एक दफ़ा ये तेज सिंह की तरफ बताकर मुझसे मिल गए हैं, मगर शायद वह हाल इन्होंने ना कहा हो, क्योंकि मैंने कसम दे दी थी। यह सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। उन्होंने कहा, जी हाँ, यह उस वक्त की बात है जब आपने मुझसे कहा था कि आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। तब मैंने कोशिश करके इनसे मुलाकात की और कहा कि अपना पूरा हाल मुझसे जब तक ये ना कहेंगी मैं ना मानूंगा और आपका पीछा ना छोड़ूंगा। तब इन्होंने कहा कि एक दिन वह आवेगा कि चंद्रकांता और मैं कुमार की कहलाऊंगी, मगर इस वक्त तो मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम ही लोगों के काम का हर्ज होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप इस बात की कसम खाएं कि चंद्रकांता कुमार को मिलेगी तो इस वक्त मैं यहाँ से चला जाऊँ। इन्होंने कहा कि तुम भी इस बात की कसम खाओ कि आज का हाल तब तक किसी से ना कहोगे जब तक मेरा और कुमार का सामना ना हो जाए। आखिर इस बात की हम दोनों ने कसम खाई। यही सबब है कि पूछने पर भी मैंने यह सब हाल किसी से नहीं कहा। आज इनका और आपकी पूरी तौर से सामना हो गया, इसलिए कहता हूँ। योगी, कुमार से, अच्छा, तो इस लड़की को सिवाय तुम्हारे तथा अय्यार लोगों के और किसी ने नहीं देखा, मगर इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आजकल कोई नई औरत आई है जो कुमार की मदद कर रही है। कुमार, नहीं, यह हाल भी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सिवाय अय्यारों के मैं और किसी से इनका हाल कहता ही ना था, और अय्यार लोग सिवाय अपनी मंडली के दूसरे को किसी बात का पता क्यों देने लगे। हाँ, इतने नकाबपोश सवारों को हमारे लश्कर वालों ने कई दफ़े देखा है, और इनका खत लेकर भी जब जब कोई हमारे पास आया तब तब हमारे लश्कर वालों ने देखकर शायद कुछ समझा हो। योगी, इसका कोई हर्ज नहीं। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह और जयसिंह ने भी कुछ इसका हाल सुना है? कुमार, उन्होंने तो नहीं सुना। हाँ, तेज सिंह के पिता जीत सिंह जी से मैंने यह सब हाल जरूर कह दिया था, शायद उन्होंने मेरे पिता से कहा हो। योगी, नहीं, जीत सिंह यह सब हाल तुम्हारे पिता से कभी न कहेंगे, मगर अब तुम इस बात का खूब ख्याल रखो कि वन कन्या ने जो जो काम तुम्हारे साथ किए हैं उसका हाल किसी को ना मालूम हो। कुमार, मैं कभी ना कहूँगा, मगर आप यह तो बतावें कि इनका हाल किसी से ना कहने से आपका क्या फ़ायदा सोचा? अगर मैं किसी से कहूँगा तो इस पे इनकी तारीफ ही होगी। योगी, तुम लोगों के बीच में चाहे इसकी तारीफ हो, मगर जब यह हाल इसके माँ बाप सुनेंगे तो उन्हें कितना रंज होगा, क्योंकि एक बड़े घर की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना तथा ब्याह का संदेशा देना इत्यादि कितने ऐब की बात है। कुमार, हाँ, यह तो ठीक है। अच्छा, इनके माँ बाप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? योगी,
इसका हाल भी तुमको तब ही मालूम होगा जब राजा सुरेंद्र सिंह और जयसिंह यहाँ आवेंगे और कुमारी चंद्रकांता उनके हवाले कर दी जाएगी। कुमार, तो आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए यहाँ से चला जाऊँ। योगी, यहाँ से जाने का यह भला कौन सा वक्त है? क्या शहर का मामला है? रात भर ठहर जाओ, सुबह को जाना। रात भी अब थोड़ी ही रह गई, कुछ आराम कर लो। कुमार, जैसी आपकी मर्जी। गर्मी बहुत थी, उस वजह से उसी मैदान में कुमार ने सोना पसंद किया। उन सबों ने सोने का इंतजाम योगी जी के हुक्म से उसी वक्त कर दिया। इसके बाद योगी जी अपने कमरे की तरफ रवाना हुए और वनकन्या भी एक तरफ को चली गई। थोड़ी सी रात बाकी थी, वह भी उन लोगों को बातचीत करते बीत गई। अभी सूरज नहीं निकला था कि योगी जी अकेले फिर कुमार के पास आ मौजूद हुए और बोले, मैं रात को एक बात तुमसे कहना भूल गया था, सो इस वक्त समझाए देता हूँ। जब राजा जयसिंह इस खो में आने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि तुम्हारे पिता और जयसिंह दोनों मिलकर इस खो के दरवाजे तक आ जाएं, तब पहले तुम उन लोगों को बाहर ही छोड़कर अपने अय्यारों के साथ यहाँ आकर हमसे मिल जाना। इसके बाद उन लोगों को यहाँ लाना और इस वक्त स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तब यहाँ से जाओ। कुमार ने ऐसा ही किया, मगर योगी की आखिरी बात से इनको और भी ताज्जुब हुआ कि हमें पहले क्यों बुलाया। कुछ खाने का भी सामान हो गया। कुमार और उनके अय्यारों को खिला पिलाकर योगीराज ने विदा कर दिया। दोहरा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। खो में घूमते फिरते कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार जिस तरह इस बाग तक आए थे, उसी तरह इस बाग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होते सब लोग खो के बाहर हुए और एक घने पेड़ के नीचे सबों को बैठा देवी सिंह कुमार के लिए थोड़ा घोड़ा लाने नौगढ़ चले। थोड़ा दिन बाकी था जब देवी सिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुंचे, जिस पर सवार होकर कुमार वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों के साथ नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। नौगढ़ पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की और महल में जाकर अपनी माता से मिले। अपना कुछ हाल किसी से नहीं कहा। हाँ, पन्नालाल वगैरह की जुबानी इतना हाल उनको मिला कि कोई जालिम खां इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है, जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं और वहाँ की रियाया उसके नाम से कांप रही है। पंडित बद्रीनाथ उसको गिरफ्तार करने गए हैं। उनके जाने के बाद यह भी खबर मिली कि एक आफत खां नामी दूसरा शख्स पैदा हुआ है, जिसने इस बात का इश्तिहार दे दिया है कि फलाने रोज बद्रीनाथ का सिर लेकर महल में पहुंचूंगा, देखूं मुझे कौन गिरफ्तार करता है। इन सब खबरों को सुनकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी बहुत घबराए और सोचने लगे कि जिस तरह हो विजयगढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में वहां पहुंचकर महाराज जयसिंह की मदद न करेंगे और उन शैतानों के हाथ से वहां की रियाया को न बचावेंगे तो कुमारी चंद्रकांता को हमेशा के लिए ताना मारने की जगह मिल जाएगी और हम उनके सामने मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगे। इसके बाद यह भी मालूम हुआ कि जीत सिंह 15 दिन की छुट्टी लेकर कहीं गए हैं। इस खबर ने तेज सिंह को परेशान कर दिया। वह इस सोच में पड़ गए कि उनके पिता कहाँ गए, क्योंकि उनकी बिरादरी में कहीं कुछ काम न था जहाँ जाते, तब इस बहाने से छुट्टी लेकर क्यों गए। तेज सिंह ने अपने घर में जाकर अपनी माँ से पूछा कि हमारे पिता कहाँ गए हैं, जिसके जवाब में उस बेचारी ने कहा, बेटा, क्या अय्यारों के घर की औरतें इस लायक होती हैं कि उनके मालिक अपना ठीक ठीक हाल उनसे कहा करें। इतना ही सुनकर तेज सिंह चुप हो रहे। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह के पूछने पर तेज सिंह ने इतना कहा कि हम लोग कुमारी चंद्रकांता को खोजने के लिए खो में गए थे। वहाँ एक योगी से मुलाकात हुई, जिसने कहा कि अगर महाराज सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह को लेकर यहाँ आओ तो मैं चंद्रकांता को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दूँ। इसी सबब से हम लोग आपको और महाराज जयसिंह को लेने आए हैं। राजा सुरेंद्र सिंह ने खुश होकर कहा, हम तो अभी चलने को तैयार हैं, मगर महाराज जयसिंह तो ऐसी आफत में फंस गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। पंडित बद्रीनाथ यहाँ से गए हैं, देखें क्या होता है। तुमने तो वहाँ का हाल सुना ही होगा। तेज सिंह, मैं सब हाल सुन चुका हूँ। हम लोगों को वहाँ पहुँचकर मदद करना मुनासिब है। सुरेंद्र सिंह, मैं खुद यह कहने को था। कुमार की क्या राय है, वे जाएंगे या नहीं? तेज सिंह, आप खूब जानते हैं कि कुमार काल से भी डरने वाले नहीं। वह जालिम खां क्या चीज़ है। राजा, ठीक है, मगर वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है और चोर तथा डाकुओं या अय्यारों का मुकाबला करना तुम लोगों का काम है। क्या जाने वे छिपकर कहीं कुमार ही पर घात कर बैठे। तेज सिंह, वीर और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है सही, मगर दुष्ट चोर डाकू या और किसी की भी क्या मजाल है कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल भी बांका कट जाए। राजा, हम तो नाम के आगे जान कोई चीज़ नहीं समझते, मगर दुष्ट घातियों से बचे रहना भी धर्म है।
सिवाय इसके कुमार के वहां गए बिना कोई हर्ज भी नहीं है। अस्तु तुम लोग जाओ और महाराज जयसिंह की मदद करो। जब जालिम खां गिरफ्तार हो जाए तो महाराज को सब हाल कह सुन यहाँ लेते आना, फिर हम भी साथ होकर खो में चलेंगे। राजा सुरेंद्र सिंह की मर्जी कुमार को इस वक्त विजयगढ़ जाने देने की नहीं समझकर और राजा से बहुत जिद करना भी बुरा ख्याल करके तेज सिंह चुप हो रहे। अकेले ही विजयगढ़ जाने के लिए महाराज से हुक्म लिया और उनके खास हाथ की लिखी हुई चिट्ठी का खलीता लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर दोपहर की धूप घने जंगल के पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठंडे हो रवाना हुए। विजयगढ़ पहुंचकर महल में आधी रात को ठीक उस वक्त पहुंचे जब बहुत से जवामर्दों की भीड़ बटरी हुई थी और हर एक आदमी चौकन्ना होकर हर तरफ देख रहा था। यकायक पूरब की छत पर से धमाधम 6 आदमी कूदकर बीचों बीच भीड़ में आ खड़े हुए, जिनके आगे आगे बद्रीनाथ का सिर हाथ में लिए हुए आफत खां था। तेज सिंह को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त उन्होंने ललकार के कहा, पकड़ो इस नालायक को, अब देखते क्या हो। इतना कहकर आप भी कमंद फैलाकर उन लोगों की तरफ फेंका। तब तक बहुत से आदमी टूट पड़े। उन लोगों के हाथ में जो गेंद मौजूद थी जमीन पर जोर जोर से पटकने लगे, मगर कुछ नहीं, वहां तो मामला ही ठंडा था। गेंद क्या था, धोखे की टट्टी थी। कुछ करते धरते ना बन पड़ा और सब के सब गिरफ्तार हो गए। तब तेज सिंह को सबों ने देखा। आफत खां ने भी इनकी तरफ देखा और कहा, तेज मेमचे बद्री। इतना सुनते ही तेज सिंह ने आफत खां का हाथ पकड़ के इन सबों से अलग कर लिया और हाथ पैर खोल गले से लगा लिया। सब गुल मचाने लगे। हाँ हाँ हाँ, यह क्या करते हो? यह तो बड़ा भारी दुष्ट है। इसी ने बद्रीनाथ को मारा है। देखो, इसी के हाथ में बेचारे बद्रीनाथ का सिर है। तुम्हें क्या हो गया है कि इसके साथ ऐसी नेकी करते हो? पर तेज सिंह ने घुड़क कर कहा, चुप रहो। कुछ खबर भी है कि यह कौन है? बद्रीनाथ का मारना क्या खेल हो गया? तेज सिंह की इज्जत को सब जानते थे। किसी की मजाल ना थी कि उनकी बात काटता। आफत खां को उनके हवाले करना ही पड़ा, मगर बाकी 5 आदमियों को खूब मजबूती से बांधा। आफत खां का हाथ भी तेज सिंह ने छोड़ दिया और साथ साथ लिए हुए महाराज जयसिंह की तरफ चले। चारों तरफ धूम मची हुई थी। जालिम खां और उसके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग कांप रहे थे। महाराज भी दूर से सब तमाशे देख रहे थे। तेज सिंह को आफत खां के साथ अपनी तरफ आते देख घबरा गए। म्यान से तलवार खींच लिया। तेज सिंह ने पुकार कर कहा, घबराइए नहीं, हम दोनों आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हमारे साथ हैं, जिन्हें आप कुछ और समझे हुए हैं, वास्तव में पंडित बद्रीनाथ हैं। यह कहकर आफत खां की दाढ़ी हाथ से पकड़कर झटक दी, जिससे बद्रीनाथ कुछ पहचाने गए। अब महाराज जयसिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे? बद्रीनाथ, महाराज, अगर मैं उनका साथी ना बनता तो उन लोगों को यहाँ तक लाकर गिरफ्तार कौन कराता? महाराज, तुम्हारे हाथ में यह सिर किसका लटक रहा है? बद्रीनाथ, मोम का, बिल्कुल बनावटी। अब तो धूम मच गई कि जालिम खां को बद्रीनाथ अय्यार ने गिरफ्तार कराया। इनके चारों तरफ भीड़ लग गई। एक पर एक टूटा पड़ता था। बड़े ही मुश्किल से बद्रीनाथ उस झुंड से अलग किए गए। जालिम खां वगैरह को भी मालूम हो गया कि आफत खां कृपानिधान बद्रीनाथ ही थे, जिन्होंने हम लोगों को बेढब धोखा देकर फंसाया। मगर इस वक्त क्या कर सकते थे? हाथ पैर सभी के बंधे थे, कुछ जोर नहीं चल सकता था। लाचार होकर बद्रीनाथ को गालियां देने लगे। सच है, जब आदमी की जान पर आ बनती है तब जो जी में आता है बकता है। बद्रीनाथ ने उनकी गालियों का कुछ भी ख्याल न किया, बल्कि उन लोगों की तरफ देखकर हंस दिया। इनके साथ ही बहुत से आदमी, बल्कि महाराज तक हंस पड़े। महाराज के हुक्म से सब आदमी महल के बाहर कर दिए गए। सिर्फ थोड़े से मामूली उमरा लोग रह गए और महल के अंदर ही एक कोठरी में हाथ पैर जकड़कर जालिम खां और उनके साथी बंद कर दिए गए। पानी मंगवाकर बद्रीनाथ का मुंह हाथ पैर धुलवाया गया। इसके बाद दीवान खाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिम खां के गिरफ्तार करने का पूछने लगे, जिसे सुनने के लिए तेज सिंह भी व्याकुल हो रहे थे। बद्रीनाथ ने कहा, महाराज, इस दुष्ट जालिम खां से मिलने की पहली तरकीब मैंने यह की कि अपना नाम आफत खां रखकर इश्तिहार दिया और अपने मिलने का ठिकाना ऐसी बोली में लिखा कि सिवाय उसके या अय्यारों के किसी की समझ में ना आए। यह तो मैं जानता ही था कि यहाँ इस वक्त कोई अय्यार नहीं है जो मेरी इस लिखावट को समझेगा। महाराज, हाँ ठीक है, तुमने अपने मिलने का ठिकाना टोटी चोटी लिखा था, इसका क्या अर्थ है? बद्रीनाथ, अय्यारी बोली में टोटी चोटी भयानक नाले को कहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ ने जालिम खां से मिलने का और गेंद का तमाशा दिखला के धोखे का गेंद उन लोगों के हवाले कर भुलवा दे
महल में ले आने का पूरा हाल कहा, जिसको सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और इनाम में बहुत सी जागीर बद्रीनाथ को देना चाहा, मगर उन्होंने उसको लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि बिना मालिक की आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। उनकी तरफ से मैं जिस काम पर मुकर्रर किया गया था, जहाँ तक हो सका उसे पूरा कर दिया। इसी तरह के बहुत से उज्र बद्रीनाथ ने किए, जिनको सुन महाराज और भी खुश हुए और इरादा कर लिया कि किसी मौके पर बद्रीनाथ को बहुत कुछ देंगे, जबकि वे लेने से इनकार ना कर सकेंगे। बात ही बात में सवेरा हो गया। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के घर आए। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे चैनल पर चंद्रकांता का 7वां भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताएं, और फ्रेंड्स को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अद्भुत है और सभी को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह के राइटर हुए हैं जिन्होंने विश्व में इस तरह की ऐसी पहली कहानी लिखी है जैसी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो इन वीडियोस को, चंद्रकांता के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। धन्यवाद।